हेलो दोस्तों। आई होप आप बहुत अच्छे होंगे। फ्रीलांस स्टडी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। देखिए, पिछले लेक्चर में हम लोगों ने इनसाइट आईएएस की जो मैगजीन है अगस्त 2023 की, उसको हम लोग कवर कर रहे थे। तो उसका एक वीडियो लेक्चर हो चुका है। अब हम इस वीडियो लेक्चर में उससे आगे बढ़ेंगे। तो चलिए आगे देख लेते हैं। ये देखिए, हम लोगों ने इससे पहले तक कवर कर लिया है। आज हम इस वीडियो लेक्चर में यहाँ से कवर करेंगे। तो सबसे पहला आपको जो आज का टॉपिक है वो है मेंटल हेल्थ इश्यूज इन सिक्योरिटी फोर्सेस। तो देखिए, आप जानते हैं कि आजकल की जो दुनिया है उसमें जो मेंटल हेल्थ की कंडीशन है वो क्या हो गई है। आप देखते होंगे कि जैसे कि जो यूथ है उनमें क्या कंडीशन हो गई कि वो जल्दी जल्दी चिड़चिड़े हो जाते हैं। अब वो सब कुछ जल्दी से जल्दी चाहते हैं और इसके अलावा उनको शांति नहीं होती। तो आप इन सारी जो चीजें हैं उनको आप मेंटल हेल्थ से जोड़ के सकते हैं। अब मेंटल हेल्थ आप जान चुके हैं क्या होता है। अभी ये आर्टिकल जो है वो इसके ऊपर है कि सिक्योरिटी फोर्सेज में जो मेंटल हेल्थ इश्यूज है वो निकल के आ रहे हैं। जैसे कि आपने सुना होगा कि कई जगह जो है जवानों ने अपने ही जो कलीग्स हैं यानी कि उनके अपने जो साथी हैं उनके ऊपर फायरिंग करके उनकी हत्या कर दी। उसके अलावा अभी अभी जो मामला है कॉन्टेक्स्ट की बात करें तो वहां पर देख सकते हैं कि एन आरपीएफ जवान ऑन द जयपुर मुंबई सुपरफास्ट एक्सप्रेस विद मेंटल हेल्थ इश्यूज shot and kill passengers and prompting questions about having armed troubled person on duty। अब देखिए, यहाँ पर क्या हुआ है कि एक आरपीएफ जवान थे जो कि जयपुर मुंबई सुपरफास्ट एक्सप्रेस है उस पर ये यात्रा कर रहे थे। उनकी अपनी थोड़ी सी मेंटल हेल्थ इश्यूज थे, यानी वो परेशान रहते थे, चिड़चिड़े रहते थे, उनकी अपनी कंडीशन थी, यानी कि उनका मेंटल हेल्थ जो है वो अच्छा नहीं था। तो उन्होंने क्या किया कि जो अपने साथी जो वहां पर पैसेंजर्स थे वहां पर उनको उन्होंने उन पे फायरिंग कर दी और उनसे उनकी मौत हो गई। तो इसके ऊपर सवाल उठ गए कि कैसे एक जो आर्म्ड ट्रबल्ड पर्सनल है, यानी कि आप जानते हैं कि जवानों के पास होती है हथियार वगैरह। तो एक जब हथियार बंद एक व्यक्ति जिसकी मेंटल हेल्थ सही नहीं है उसको कैसे ड्यूटी पर यहाँ पर उसको रखा गया है, यानी कि उसकी चेकअप वगैरह क्यों नहीं की गई, उसकी कंडीशन को क्यों नहीं जांचा गया समय रहते, इसके ऊपर सवाल है। मैंने आपको बताया था कि मेंटल हेल्थ क्या होती है, नॉर्मल भाषा में आप भी जानते हैं कि मेंटल हेल्थ क्या होता है। लेकिन डब्ल्यूएचओ की अगर हम डिफिनेशन की बात करें तो उसमें आपको देखने को मिलेगा कि मेंटल हेल्थ इज अ स्टेट ऑफ वेलबींग इन विच द इंडिविजुअल रियलाइजेज हिज और ओन एबिलिटीज कैन कोप विद द नॉर्मल स्टेजेस ऑफ लाइफ एंड वर्क प्रोडक्टिवली एंड फ्रूटफुली। देखिए, नॉर्मल भाषा में समझें तो डब्ल्यूएचओ ने जो परिभाषा दी है ना उसको आप लिख भी सकते हैं अपने आंसर्स में। जैसे कि मेंटल हेल्थ वो होता है कि जिसमें एक आदमी या पर्सन उसके पास ऐसी मतलब स्थिति होती है कि वो अपने संभावनाओं और क्षमताओं को अच्छे से सोच सकता है। अपने दिल के यानी जीवन के जो नॉर्मल स्ट्रेसेस जो होती हैं, जो नॉर्मल दिनचर्या में जो काम वो करता है उसमें वो नॉर्मल रह के काम कर सकता है। यानी कि जो थोड़ी मोड़ी परेशानियां आती हैं, दुख आते हैं या टेंशन होती है तो वो उसको आसानी से हैंडल कर सकता है और कैन वर्क प्रोडक्टिवली एंड फ्रूटफुली। यानी इन सब के बावजूद देखिए, स्ट्रेस तो होगा ही, जीवन में स्ट्रेस मिलता ही है, सबको मिलता है। लेकिन उस स्ट्रेसेस को उस जानता है कि हाँ स्ट्रेस है, लेकिन उसको किनारे रख के वो क्या करता है, वो अच्छे से प्रोडक्टिवली और फ्रूटफुली वो काम कर सकता है और अपने जो समाज में है वो कंट्रीब्यूशन दे सकता है। तो इसको मेंटल हेल्थ का बहुत अच्छा एक डिफिनेशन दिया है डब्ल्यूएचओ ने। अब देखिए, स्टेटस ऑफ इशू। अब ये जो इशू हमारे सामने आया है जो आरपीएफ जवान का, और उसके अलावा और भी आपको पेपरों में पढ़ने को मिलता होगा कि इसके पहले भी 2-3 साल पहले आर्मी पर्सनल्स ने, जैसे सीआरपीएफ के एक जवान ने अपने साथियों पर गोली चला दी थी जिससे उनकी मौत हो गई थी। तो उसके ऊपर ये आर्टिकल है। तो आगे देखते हैं इसमें स्टेटस ऑफ इशू क्या है। द सुसाइड रेट इन द इंडियन आर्मी इज अबाउट 8.5 सुसाइड पर 1 लाख पीपल। अब देखिए, अगर इंडियन आर्मी में मान लिया कि अगर 10 लाख जवान है ना, 10 लाख जवान है, तो इसमें क्या है, हर 1 लाख पे लगभग 8 या 9 लोग सुसाइड कर रहे हैं। यानी 10 लाख पे कितने हो गए, यानी हर 80 से 90 जो टोटल जो हमारा 10 लाख का जो अप्रोक्सीमेटली जो हमारे वर्कफोर्स है आर्मी का, उसमें 80 से 90 लोग सुसाइड कर रहे हैं। ये रेट है इनका। अब बताइए, ये अच्छी बात तो है नहीं। कोई भी जो जवान है वो देश की सेवा में लगा हुआ है, अगर वो मेंटल हेल्थ या किसी भी हेल्थ इश्यू से जूझे तो ये हमारी जो वर्कफोर्स है या फिर हमारी जो सिस्टम है, शिक्षा का भी सिस्टम है, उस पर भी सवाल उठाता है। और साथ साथ जो जवान है उनके ऊपर भी ये उनके जो क्या फैसिलिटी दी जा रही है, उनसे क्या काम करवाया जा रहा है, या वो किस तरीके के जो प्रॉब्लम्स है वहां पर झेल रहे हैं जिसके चलते उनके पास मेंटल हेल्थ उनकी अच्छी नहीं है, इसके ऊपर सवाल उठाता है। अब देखिए, यहाँ पर रीजंस की बात की जा रही है कि क्यों ऐसा है। टाइटली स्ट्रक्चर्ड
हायरार्की। टाइटली स्ट्रक्चर्ड हायरार्की का मतलब है कि कमांड एंड कंट्रोल हायरार्की सिस्टम। आपने बहुत अच्छे से जानते होंगे आप ये कि सेना में होता है क्या कि सीनियर के जो उनके जो ऑर्डर्स वगैरह होते हैं उनको आप डिनाई नहीं कर सकते, यानी कि स्ट्रिक्ट होता है, जो सीनियर ने बोल दिया वो बोल दिया। जैसे कि एक किस्सा मैंने शायद यूट्यूब पर ही या फिर कहीं पर देखा था, उसमें एक जो आर्मी पर्सनल थे उन्होंने बताया कि हम जब ट्रेनिंग कर रहे थे तो उस समय हमें बहुत काम करवाया जाता था, दिन भर पूरी तरीके से थकान हो जाती थी और शरीर में दर्द होता था और हम लोग बहुत परेशान हो चुके थे। तो जो हमारा जो ट्रेनिंग था वो बहुत ही ज्यादा हार्ड था, यानी कि वो बहुत स्ट्रिक्ट था। वो हम लोग की बात में मतलब बात सुनने का तो छोड़ दीजिए, वो बात सुनने को होते भी नहीं, वो सिर्फ ऑर्डर देते हैं। तो उनके क्या हुआ, कुछ दिन ट्रेनिंग हुआ, उसके बाद एक बहुत ही लीनियंट जो ऑफिसर थे वो आए, यानी कि बहुत उदारवादी किस्म के लग रहे थे वो। और उन्होंने जवानों से ये पूछा कि अच्छा बताइए कि आप लोग को यहाँ कोई परेशानी तो नहीं हो रही है। और वहां पर और कोई नहीं था, वो सिर्फ वही ऑफिसर थे और बाकी जो स्ट्रिक्ट वाले थे या फिर दूसरे कोई भी ऑफिसर थे वहां पर आसपास नहीं थे। तो उन्होंने चुपके से पूछा कि आप लोगों को परेशानी तो नहीं हो रही है। अब जो इन लोगों को जैसे क्या होता है, किसी किसी की दुखती रग पे हाथ रख देना, जैसे कि आप परेशान हो और किसी ने आपका दुख दर्द पूछ लिया तो आप पूरा भड़ास निकाल देते हैं कि मेरे साथ ये हो रहा है ये हो रहा है, पूरा राज उगल देना। इन लोगों ने भी क्या किया कि वहां पर पूरा राज उगल दिया कि सर मेरे साथ हम लोग सर बहुत ज्यादा ट्रेनिंग लिया रही सर, हम लोग को हाथ पैर में दर्द होता है सर, और हम लोग को कोई समय नहीं दिया जा रहा है सर कि हम लोग फैमिली से बात कर सकें या फिर थोड़ा सा रिलैक्स महसूस कर सकें। तो इन्होंने बहुत अच्छे से सुना और कुछ नहीं कहा, कहा अच्छा अब हम बात करेंगे, और ये बोल के चले गए। अगले दिन क्या हुआ कि उनकी ट्रेनिंग डबल कर दी गई और ये सब उनके सामने हुआ। और सामने हुआ इसका मतलब ये नहीं कि वो नहीं चाहते थे, उस लीनियंट ऑफिसर ने जो मैसेज देना चाहते थे वो ये थे कि आपको सिर्फ यहाँ पर ऑर्डर को फॉलो करना है, आपने कंप्लेन की तो आपको सजा मिलेगी। तो उन्हीं के वो तो सिर्फ भेद जानने आए थे कि इनके मन में चल क्या रहा है, इनकी मेंटेलिटी क्या है। तो उन्होंने चुपचाप जाके उसी स्ट्रिक्ट आदमी को बता दिया कि इनकी ट्रेनिंग डबल करो, इनको जरूरत है, भी इनको आर्मी का कानून पता नहीं है। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं, ये एग्जाम्पल है कि कैसे जो है आर्मी में जो ये जरूरत भी है आर्मी की, क्योंकि एक आर्मी का जवान है उसको सोचने की अगर एबिलिटी वहां पर थोड़ा सा ज्यादा दे दिया जाए तो उतने देर में वो मारा जाएगा। तो इसके चलते ये बोला जा रहा है कमांड एंड कंट्रोल हायरार्की जो है वहां स्ट्रिक्ट होती है। सीनियर ऑफिसर एज रिपोर्टिंग अथॉरिटी, कई जगह ऐसी होती है कि जैसे कोई एक बंदा है जो बहुत ही अच्छे खानदान का है, रिप्यूटेड खानदान का है, और वो मतलब खुलेआम घूमता रहा है, अगर वो आर्मी में किसी तरीके से वो भर्ती हो गया, चाहे वो एक तरीके से जज्बे के तौर पे या मोटिवेशन के तौर पे वो भर्ती हो गया कि आर्मी में जाएंगे तो नाम होगा, और वहां पर जाके उसको इतना करना पड़ रहा है, सीनियर ऑफिसर उसको डांट लगा रहे हैं, उसको ऊपर ऑर्डर पे ऑर्डर दे रहे हैं उसको, तो उससे थोड़ी सी क्या होती है कि उन दोनों में खटपट हो जाती है। कभी कभी कोई जो आर्मी का जवान है वो सीनियर से बहस भी कर लेता है, इससे क्या होता है कि दोनों में थोड़ी सी अनबन हो जाती है और उससे वो ज्यादा हरास करने लगते हैं। तो उससे ये चीजें यहाँ पर देखने को मिल रही है। उसके बाद लैक ऑफ प्लेटफॉर्म फॉर कम्युनिकेटिंग पर्सनल इश्यूज। अब देखिए जैसे कि आपने एक वीडियो देखा होगा यूट्यूब पर, जिसमें एक जवान है वहां खाने की क्वालिटी पे वहां पर सवाल उठा रहा था, तो इसके चलते उस पर एक्शन भी हुआ। तो देखिए उस जवान ने ऐसा क्यों किया, क्योंकि उनके पास ऐसा कोई प्लेटफॉर्म नहीं है, ऐसा कोई मतलब मैकेनिज्म नहीं है जहां पे वो अपनी पर्सनल समस्याओं को बता सकें जो जेन्युइन है। जैसे कि खाने की समस्या, अब बताइए आर्मी के जवान के शरीर में होता क्या है, ताकत। अब उसके अगर खाने की क्वालिटी ही अच्छी नहीं होगी तो वो कैसे सर्व कर पाएगा, सर्व करना तो छोड़ वो जी कैसे पाएगा। अगर आप उसको बेस्वाद खाना दे रहे हैं, जो खाने की क्वालिटी है वो घटिया है, तो वो किस बेसिस पे वो लड़ेगा, किस बेसिस पे वो जिएगा, ये चीज यहाँ पर हो रही है। उसके बाद देखिए स्ट्रेस इज नॉट एड्रेस्ड। अब देखिए यहाँ पर बोला जा रहा है कि साइंस ऑफ स्ट्रेस आर ऑफन इग्नोर्ड। जैसे किसी जवान ने अगर, जैसे मैं इसी की बात करूं जिन्होंने कंप्लेन किया था खाने के बारे में यूट्यूब पर, तो उनकी बात अगर नहीं सुनी होगी तब तो यूट्यूब पर आए, तो यहाँ पर उनको इग्नोर कर दिया गया, तो उसके चलते ये चीज यहाँ पर देखने को मिली। उसके बाद फियर ऑफ बीइंग परसीव्ड एज वीक। यहाँ पर देखिए स्ट्रेस का कारण एक ये भी है कि जैसे कि सब जवान तो जो भर्ती होते हैं वो शरीर से एक जैसे नहीं होते, मेंटल हेल्थ से एक जैसे नहीं होती, उनकी परवरिश अलग अलग होती है, संस्कार अलग अलग होते हैं। तो जैसे कोई नॉर्मल बैकग्राउंड का आदमी चला गया जो मतलब उसका खानदान में जो था हार्ड वर्किंग नहीं है, जैसे कि लोहार का बेटा चला गया तो वो शरीर से तगड़ा होगा, यादव का बेटा चला गया जैसे कि उन लोग शरीर से थोड़े तगड़े होते हैं, जैसे जाट कोई चला गया तो शरीर से तगड़े होते हैं। लेकिन अगर कोई बनिया का बेटा चला गया तो वो क्या होगा, शरीर से थोड़ा उन लोग से कंपेरिजन में वीक होगा। और जब ट्रेनिंग के पीरियड में वो देखेगा कि मेरे जो साथी है वो 5 किलोमीटर दौड़ रहे हैं और मुझे 3 किलोमीटर में हो नहीं रहा है, तो इससे क्या होता है थोड़े से दोस्ती में लोग मजाक भी उड़ाते हैं कि तुम्हारे अंदर तो कुछ मतलब है ही नहीं, गट्स वगैरह, तुम तो बहुत कमजोर हो। तो इसके चलते भी वो मेंटल हेल्थ से जूझने लगते हैं। तो आप भी एक काम कीजिएगा कि जैसे कहीं भी, जैसे आपके अगल बगल में आप पढ़ रहे हैं, आपकी भी एक तरीके से ट्रेनिंग है, तो
आप पढ़ रहे हैं तो अगर अगर आपका जो साथी है या कोई आपके दोस्त में है, अगर वो पढ़ नहीं पा रहा है तो उसको हेल्प कर सकते हैं आप, उसको डिमोरलाइज मत कीजिए। दूसरा बात है यहाँ पर प्रेशर टू कंफर्म टू मैचो स्टीरियोटाइप। वही बात है कि आर्मी में क्या होता है कि आपको कमजोर नहीं दिखना होता है। तो अगर कोई किसी बच्चे आपने देखा होगा कई सारे जो हमारे खानदान में ही जो लोग होते हैं, परिवार में ही लोग होते हैं, उनके शरीर नहीं चाहता वो, चाहे जबकि जो पूरे घर में खाना खाने में सबसे आगे वही रहता है, लेकिन उसका शरीर पतला रहता है। तो उसके चलते भी यहाँ पर एक तरीके से उनको मेंटल हेल्थ जूझना पड़ता है। लेस रिकॉग्निशन एंड अचीवमेंट्स। अब देखिए यहाँ पर एक चीज और है कि सेना में बहुत सारे पद होते हैं, तो अगर छोटे मोटे पदों पर अगर भर्ती हो गई, उसमें कई सारे पद होते हैं, अगर उसने छोटे मोटे पदों पर भर्ती ले ली कि इस तरीके से मुझे वहां पर जाके सर्व करना है, लेकिन वहां पर जाके देखता है कि उसी के गांव का बंदा या उसी के मतलब और भी जो दोस्त वगैरह हैं वो उनसे ऊपर चले गए और इनके जो काम का योगदान है वो माना नहीं जा रहा है। जैसे कॉन्स्टेबलरी को मानते नहीं है, जैसे कि एक एसआई एक इंस्पेक्टर होता है, तो वो क्या होता है, एसआई है कांस्टेबल है। आपको क्या लगता है इनमें से पब्लिक किसको वैल्यू देती है? तो सही बात है। तो इसके चलते भी उनको थोड़ा सा ये अच्छी बात नहीं है, ऐसे इसमें जवानों की गलती है, लेकिन उनको कांस्टेबलरी के लिए रिकॉग्नाइजेशन नहीं मिलती, ये एक इशू है। फ्रीक्वेंट प्रोसिक्यूशन फॉर फेलियर्स। अब जैसे कोई अगर जवान है, अगर सच में उसको कोई दिक्कत है, चाहे बीमार है, उसको बुखार है या फिर किसी दूसरे की तरीके की समस्या से जूझ रहा है जिसके चलते वो ट्रेनिंग में अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा है, तो वो फेल कर जाता है उसमें। मान ली उसको 5 किलोमीटर दौड़ने की बोला गया, वो 3 किलोमीटर दौड़ पाया, ठीक है, तो उसको 2 किलोमीटर जो नहीं दौड़ पाया, इसके बाद क्या करते हैं सीनियर मतलब उसकी परिस्थिति को जाने बिना कोई कोई ऐसे सीनियर होते हैं जो कि उसको बोलते हैं नहीं अब तुम फिर 5 किलोमीटर ये भी दौड़ोगे फिर से, और उसके पेनल्टी के रूप में ये मतलब फिर से इसको दौड़वा देते हैं। तो इससे क्या हो गया, उसकी दूरी 8 किलोमीटर हो गई, वो 3 किलोमीटर जैसे तैसे दौड़ा है, अब उसको 5 किलोमीटर और दौड़ना पड़ेगा। तो आप सोच सकते हैं इसके चलते क्या होता है, टेंडेंसी टुवर्ड एल्कोहलिज्म। आप जानते हैं कि जो आर्मी में जो शराब होती है वो एक तरीके से रिचुअल है वहाँ का, और जरूरत भी होती है। जैसे कि आप अगर जम्मू एंड कश्मीर वाले इलाकों में गए तो वहाँ पर आपको अल्कोहल लेनी पड़ेगी, क्योंकि उसमें थोड़ी गर्मी होती है, रम वगैरह जो आपने नाम सुना होगा उसमें थोड़ी गर्मी होती है, तो वो उनको हेल्प करती है। जैसे कि यूरोप के देशों में वो शराब जो है वो क्यों प्रचलित है, उसका एक कारण है क्योंकि वहाँ पर जो वेदर है, क्लाइमेट है, वहाँ पर ठंडा है, तो उनको शराब जो है वो हेल्प करती है गर्म रहने में। तो कई जवान ऐसे होते हैं कि जो जिन्होंने शराब देखी, जैसे आर्मी में गए और उनको शराब का मतलब लत था पहले से, या फिर आप बोल सकते हैं कि उनको शराब पसंद है, अब पीने का उनको थोड़ा सा वो पी के उसी में लगे हुए हैं, तो उसके चलते उनकी जो स्टेटस है वो और भी खराब होती जाती है। देखिए कोई भी चीज होती है उसको साइंटिफिकली तरीके से करना चाहिए। कोई भी चीज आपको हेल्प तभी कर सकती है जब आप उसके नियम को जाने, यानी कि शराब का एक नियम है। अगर जैसे कि ठंड में लिया आपने, रम ले लिया ठंड में थोड़ा सा लिया तो वो आपको हेल्प करेगा, लेकिन आपने वही 1 गिलास पी लिया, इसका 1 गिलास का मतलब 200 ml पी लिया, तो उसका नुकसान भी आपको झेलना पड़ेगा। तो हर चीज को एक लिमिट में करना जरूरी है, ये दुनिया है, इसको समझने जो नहीं समझेगा वो झेलेगा ही। उसके बाद देखिए लैक ऑफ अवेयरनेस एंड स्टिग्मा। अब देखिए यहाँ पर लैक ऑफ अवेयरनेस अबाउट मेंटल हेल्थ इश्यूज। आप भी जानते होंगे कि अगर कोई बोल दे, जैसे मैं ही बोल दूं अपना, मेरा मेंटल हेल्थ सही नहीं है, यानी मैं चिड़चिड़ा महसूस कर रहा हूँ और मुझे बहुत जल्दी गुस्सा आ रहा है, ये सारी चीजें बोलते तो लोग इसको ज्यादा केयर नहीं करते, सोचते हैं कि नॉर्मल सी चीज है, इसमें क्या है, लेकिन वो किसी न किसी हेल्थ इशू को दर्शा रहा है। जैसे कोई परेशान है तो गुस्से में है, आप उससे कोई भी काम कहेंगे या दुनिया में वो कोई भी काम कर रहा हो तो आपको क्या लगता है उसमें प्रोडक्टिविटी होगी? नहीं होगी। और वो जब समाज में डील कर रहा हो, अगर किसी अपने परिवार में जाएगा तो वहां पर क्या करेगा, हिंसा करेगा। वो गुस्से में है, हमेशा गुस्से में रहता है, तो अपनी पत्नी के साथ कैसे व्यवहार करेगा, अपने बच्चों के साथ कैसे व्यवहार करेगा? थोड़ा सा बात होगा वो तुरंत अपनी पत्नी को 2 लपड़ मार देगा, अपने बच्चों को मार देगा, या फिर वो कोई भी काम कर रहा हो, वो अगर ये बात जवानों में घुस गई तो देखिए उसका इशू क्या हुआ कि वो अपने ही जवानों पे फायरिंग कर रहे हैं, वो पैसेंजर्स को मार रहे हैं। तो ये जो मेंटल हेल्थ का जो एक इशू है उसको इग्नोर किया जाता है हमेशा, ये पब्लिक में भी है और ये वहाँ वहाँ पर भी आर्मी में भी देखा जा रहा है। द स्टिग्मा अराउंड सीकिंग हेल्प फॉर मेंटल हेल्थ कंसर्न। अब जैसे मैंने बोला कि मेरा मेंटल हेल्थ सही नहीं है, मैं इसके लिए दवाई लेने जा रहा हूँ या डॉक्टर से साइकोथेरेपिस्ट के पास जा रहा हूँ, यानी कि जो मेंटल हेल्थ कंडीशन के डॉक्टर हैं उनके पास जा रहा हूँ, लोग समझेंगे कि ये पागल है। लोग मेंटल को क्या बोलते हैं, मेंटल। सोचिए मेंटल का मतलब होता है दिमाग से संबंधित, दिमाग में बहुत सारी चीजें होती हैं, ये नहीं कि वो पागल ही है। उसमें जैसे कि चिड़चिड़ापन, गुस्सा, ये छोटी मोटी चीजें होती हैं, लेकिन जब किसी ने बोल दिया कि मेंटल हेल्थ इशू है तो उसका मतलब लोग यहाँ इंडिया में समझते हैं कि वो पागल है। इसके चलते भी लोग इससे बात करने को डरते हैं कि अगर बोला तो लोग क्या समझेंगे कि मैं पागल हूँ। ठीक है। सेपरेशन फ्रॉम फैमिली एंड होम। सेपरेशन फ्रॉम फैमिली, आप जानते हैं कि जो जवान है वो क्या है, वो बाहर में रह के काम करते हैं, यानी कि अपने बॉर्डर पे वो अपना ड्यूटी निभा रहे होते हैं।
इससे क्या होता है, वो 6-6 महीना 1-1 साल वो अपने परिवार वालों से दूर रहते हैं। जैसे कि आपने सियाचिन ग्लेशियर्स वगैरह का नाम सुना होगा, तो वहाँ तो 3-3 4-4 महीने वो लोग सिर्फ बर्फ में रहते हैं, वो भी 10-15 लोग, 10-15 या मुश्किल से 30 लोग एक बार में सिर्फ बर्फों में रहते हैं। हाँ, फिर वो 3 महीने बाद आते हैं, फिर दूसरे लोगों की पोस्टिंग होती है। अब सोचिए 15 महीने तो वहाँ सियाचिन में रहे, उसके बाद वो अपने जो बेस कैंप है वहाँ पे आएंगे, फिर वहाँ पर छुट्टी अप्लाई करेंगे, यानी कम से कम 6 महीने लग जाते हैं। ऐसे कई लोग होते हैं जो 1-2 महीने में आते आते रहते हैं, लेकिन उनका कंडीशन क्या है कि वो लोग चाहे तो वो पाकिस्तान बॉर्डर पे होंगे, ये जो राजस्थान बॉर्डर है या फिर गुजरात बॉर्डर है वहां पे होंगे, और नहीं तो फिर वो चाइना बॉर्डर पे होंगे या बांग्लादेश। तो वहां पर से वो आ जा सकते हैं। लेकिन जो सियाचिन वगैरह में चले गए तो उनसे वो दूर दूर तक एक तो जो आबादी है उसी से दूर रहते हैं, 15 से 30 लोग वहां पर मात्र रहते हैं। उसके अलावा जब वो आते हैं तो उनको घर लौटने में 6-6 महीने लग जाते हैं। तो उसके चलते वो लोग अपने घर से दूर महसूस करते हैं, तो उनको अपना एक आइसोलेशन महसूस होता है कि पूरी दुनिया अपना मौज कर रही है और मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ। इसके चलते भी वहां पर उनकी मेंटल हेल्थ में थोड़ी सी दिक्कत महसूस होती है उनको। जॉब रिलेटेड स्ट्रेस एंड ट्रॉमा, एक्सपोजर टू ट्रॉमेटिक इवेंट्स, हाई स्ट्रेस नेचर ऑफ ड्यूटीज। जैसे कि हाई स्ट्रेस नेचर कैसे, मैंने आपको सियाचिन का उदाहरण दिया। आप कभी वीडियो देखना सियाचिन की, कैसा होता है उन जवानों की ड्यूटी। आपकी मतलब आप एक तरीके से जब अपनी जो आप पढ़ रहे हैं ना अभी, उसका फिर सारा जो आप सोचते हैं इतनी मेहनत कर रहा हूँ मैं, वो सारा खत्म हो जाएगा जब उनकी आप ड्यूटी देखेंगे तो। उसके बाद एक्सपोजर टू ट्रॉमेटिक इवेंट्स, जैसे कि उनके सामने कई सारे जो जवान हैं, जैसे कि उनके दोस्त हैं, 2 लोग जब पोस्टिंग किया हुआ है उनको, वो साथ में रह रहे हैं, साथ में उनकी ड्यूटी है। एक हरियाणा से आया है, एक बिहार से आया है, ठीक है। ये क्या हुआ, ये दोनों दोस्त बन गए, क्योंकि दोनों बॉर्डर पे लगे हुए हैं, दोनों दोस्त बन गए। दोनों दोस्त बन गए, एक की मृत्यु हो गई। एक की मृत्यु हो गई तो दूसरा सामने उसको मरते हुए देखता है, तो इससे क्या होता है कि उसको बहुत ज्यादा सदमा लगता है एक तरीके से। तो इससे तो इसको ट्रॉमेटिक इवेंट्स का एक मतलब एक तरीके से ये दिमाग पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ता है। ये भी एक कारण है। पुअर वर्किंग कंडीशन, जैसे मैंने बताया कि एक तो सैलरी इनकी थोड़ी सी आप बोल सकते हैं मॉडरेट ही होती है। उसके बाद जो फैसिलिटीज की बात है, जैसे कि क्लॉथिंग फैसिलिटी, कपड़े इनके अच्छे होने चाहिए, ताकि ये जो गर्मी है या फिर बरसात बरसात है, या फिर आप बोल सकते हैं कि जो सियाचिन जैसे इलाकों में रहते हैं, तो वहाँ पर इन क्लॉथिंग जो है वो उनको कंफर्टेबल मिले, यानी कि वो उसमें आसानी से काम कर सके। उसके बाद जो सैलरी है, सैलरी इनकी अच्छी होनी चाहिए ताकि ये सम्मानजनक जीवन जी सके रिटायर होने के बाद भी। उसके बाद फैमिली लीव्स एंड अलाउंसेज होना उनको मिलना चाहिए। तो ये सारी जो बातें हैं, इसके चलते यहाँ पर मेंटल हेल्थ में यहाँ पर इजाफा देखने को मिल रहा है, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट, सम की मेजर्स टू एड्रेस मेंटल हेल्थ इश्यूज एमंग यूनिफॉर्म फोर्सेज। तो मैं आपको ये भी सजेस्ट करूंगा कि जैसे कि आप भी देखिए कहीं आप भी मेंटल हेल्थ से तो नहीं जूझ रहे हैं, तो मैं आपको ये नहीं कहता कि आप जाके, आपके पास तो इतना बजट होगा नहीं कि आप मेंटल हेल्थ के पास जा सके, वहाँ डॉक्टर जो है। मेंटल हेल्थ से आप अगर जूझते हैं तो इसके लिए आपको कहीं ना कहीं आपका गलत दृष्टिकोण है। मैं एक ही बात जानता हूँ, गलत दृष्टिकोण कुछ भी नहीं है, सिर्फ गलत दृष्टिकोण है जीवन के प्रति आपका। उसके चलते आप मेंटल हेल्थ के इश्यूज डील कर रहे हैं। मैं इसलिए कह पा रहा हूँ क्योंकि मैं भी आपके जैसे होके गुजरा हूँ, लेकिन आज मेरे मतलब समझ लीजिए कि 3-4 साल हो गए, मुझे कोई भी मेंटल हेल्थ इशू नहीं हुआ है। इसका कारण ये कि मेरा दृष्टिकोण। मैं आपको जैसे जैसे लेक्चर में हम आपको पढ़ाते जाएंगे, हर लेक्चर में कुछ ना कुछ ऐसी बातें बताऊंगा जिससे कि आपको जीवन में हेल्प मिले, ठीक है। अवेयरनेस एंड ट्रेनिंग, अवेयरनेस एंड ट्रेनिंग की बात करें तो कंडक्ट रेगुलर अवेयरनेस कैंपेन्स एंड ट्रेनिंग प्रोग्राम्स टू एजुकेट पर्सनल एंड सुपीरियर्स अबाउट मेंटल हेल्थ, इट्स साइंस एंड द इंपॉर्टेंस ऑफ सीकिंग हेल्प। अब देखिए, ये अवेयरनेस एंड ट्रेनिंग के जनता में भी जरूरत है, सिर्फ आर्मी ट्रेनिंग की बात छोड़ दीजिए, जनता में भी जरूरत है। और मैं तो कहता हूँ आपके पर्सनल लेवल पर भी जरूरत है, आपके पारिवारिक लेवल पर भी जरूरत है। आप चूंकि इस बात को जान गए हैं, आईएएस करने का यही तो फायदा है, इसमें आपको ऐसी सी चीजें देखने को मिलती है जिस पर हमारा ध्यान नहीं जाता। अब जैसे आप देख सकते हैं कि आपके माता पिता का बिहेवियर कैसा है, आप देख सकते हैं क्या वो उनके पास भी कोई मेंटल हेल्थ इशू है, आपकी पत्नी अगर है तो उसके बारे में देख सकते हैं, आपके अगर बच्चे हैं तो उसके बारे में देख सकते हैं, खुद का देख सकते हैं। तो उसके बारे में क्या है, आपको जागरूकता फैलानी चाहिए। जागरूकता का मतलब उसके मेंटल हेल्थ से रिलेटेड आप देख सकते हैं। जैसे कि खाली बैठे हैं तो सीरियल देखने से बढ़िया है ना कि आप हेल्थ के वीडियो देख लें, योगा के वीडियो देख लें। योगा और हेल्थ मेंटल हेल्थ क्या करेंगे, आपको चीजों के बारे में जानकारी तो देंगे ना, कम से कम बताएंगे कि किस चीज से आपको क्या बीमारी हो रही है। और हेल्थ ऐसा जो एस्पेक्ट है दुनिया का या जीवन का। हेल्थ का मतलब क्या है, जब तक आप हेल्दी नहीं रहेंगे तब तक आप और कोई काम नहीं कर सकते। आप बताइए, एक जो आदमी आईसीयू में पड़ा है वो क्या कर रहा है दुनिया में, वो दुनिया पर बोझ है या दुनिया में कंट्रीब्यूशन दे रहा है? वो अपने परिवार वालों को कमा के दे रहा है या परिवार वालों की हार्ड अर्न मनी को वो अपने ऊपर लगवा रहा है? आप सोचिए।
तो उसके लिए आपको जरूरी है कि आपको मेंटल हेल्थ इशू के बारे में आपको अवेयरनेस होनी चाहिए। जो भी आपको चीज प्रभावित करती है उसके बारे में अवेयरनेस होनी चाहिए। यही यहाँ पर बोला जा रहा है कि कंडक्ट रेगुलर अवेयरनेस कैंपेन्स एंड ट्रेनिंग प्रोग्राम्स टू एजुकेट पर्सनल एंड सुपीरियर्स अबाउट मेंटल हेल्थ। तो मैं तो कहता हूँ हर आदमी को यहाँ पर होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर चूंकि आर्मी की बात हो रही है तो वहाँ पर पर्सनल और सुपीरियर्स को यहाँ पर मेंटल हेल्थ से रिलेटेड उनको एजुकेशन देनी चाहिए। एजुकेशन का मतलब उनको ट्रेनिंग प्रोग्राम चलाई जाने चाहिए, कैंपेन चलाई जानी चाहिए, ताकि इन चीजों के बारे में सबकी जागरूकता बढ़े, इन चीजों पर ध्यान जाए। उसके बाद डी स्टिग्माटाइजेशन। डी स्टिग्माटाइजेशन का मतलब वही है कि लोग जब मेंटल का नाम लेते हैं तो लोग पागल समझते हैं, तो इसके बारे में थोड़ा सा जागरूकता फैलाने की जरूरत है। और इसमें जो है वो जागरूकता फैलाई जानी चाहिए, ताकि जो लोग हैं जो मेंटल हेल्थ को मतलब सोचते हैं कि मुझे साइकोपैथिक जो डॉक्टर है यानी जो मेंटल हेल्थ के डॉक्टर हैं उनके पास जाना चाहिए, तो उनको इंकरेज करें कि हाँ आप जाइए, आपकी जो स्थिति है वो सही नहीं है क्योंकि आप चिड़चिड़े हैं। थोड़ा सा मतलब उनको बताना चाहिए कि हाँ आपको जरूरत है इस बात का। तीसरा है एक्सेस टू काउंसलिंग। काउंसलिंग का मतलब होता है वही कि आपको जानकारी वगैरह होनी चाहिए, जैसे कि समय समय पर इसके लिए काउंसलिंग कराई जाती है। जैसे कि कोई आपका मोहल्ला है या आपका घर है, तो उसमें आप क्या कर सकते हैं, जैसे गांव का मुखिया कोई, वो क्या करना चाहिए, उसको उसकी ड्यूटी बनती है कि वो किसी न किसी अनुभवी जो साइकोपैथिक है या फिर किसी भी इशू पर तो काउंसलिंग करवानी चाहिए। गांव में गांव की सभा बुलाए, वहां पर क्या करे कि एक डॉक्टर को बुलाया जाए सप्ताह में या महीने में, और उनसे पूछा जाए और लोग वहां पर खड़े होकर अपने समस्याओं के बारे में बताएं, उनसे हेल्प ले। ये होती है काउंसलिंग। ये अब आर्मी की बात हो रही है तो ये सभी पर्सनल को भी देनी चाहिए, ये बात यहाँ पर हो रही है। आप इसको अपने लैंग्वेज में लिख सकते हैं, बाकी बात जो मैंने इसके मुद्दे में थी वो मैं आपको बता दे रहा हूँ बिल्कुल सहज शब्दों में, ठीक है। लेकिन लीडरशिप इन्वॉल्वमेंट, जैसे मैंने आपको बताया कि जो सुपीरियर जो सीनियर जो ऑफिसर्स होते हैं तो उनको भी थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है। तो उसमें मेंटल हेल्थ जो इनिशिएटिव चल रहे हैं उनमें सीनियर ऑफिसर्स का उसमें भागीदारी हो, क्योंकि मेंटल हेल्थ की जितनी जरूरत पीड़ित को है उतनी ही पीड़िता को भी है, ठीक है। सॉरी, पीड़ित को है जितना उतना ही पीड़ित करने वाले की भी है। आप सोचिए कि एक आदमी जो है वो अपनी पत्नी को मार रहा है, ठीक है, पत्नी को मार रहा है, ये हस्बैंड है ये वाइफ है, ये हस्बैंड है ये वाइफ है। वाइफ अगर पीड़ित है तो क्या आप सिर्फ इसका उपचार करेंगे, इसका उपचार नहीं करेंगे। आप जब भी इसको पीटेगा तो क्या सिर्फ सिर्फ इसको मारेंगे, सॉरी इसको सिर्फ आप मेडिकल एड देंगे, इसको आप कुछ नहीं कहेंगे। तो वही बात यहाँ पर हो रही है कि इसमें लीडरशिप इन्वॉल्वमेंट की भी जरूरत है, इनको भी थोड़ा सा अवेयरनेस करने की जरूरत है कि जब भी ये परेशान हो तो उनके इनका जो दृष्टिकोण है इनके प्रति, यानी कि जो आर्मी पर्सनल सीनियर ऑफिसर्स हैं वो जूनियर्स के साथ थोड़ा सा सहभागी के तौर पर रहें। ऑर्डर्स फॉलो करने होंगे, लेकिन साथ साथ उनके साथ थोड़ा सा समय बिताएं, उनके पर्सनल इश्यूज को जाने और थोड़ा सा ह्यूमन टच देने की कोशिश करें, ताकि जो जवान है वो अपनी ड्यूटी को अच्छे से कर सकें और ये जान सकें कि सीनियर्स भी मेरे साथ हैं। अर्ली इंटरवेंशन, डेवलप ए सिस्टम फॉर अर्ली आइडेंटिफिकेशन ऑफ मेंटल हेल्थ इश्यूज थ्रू रेगुलर असेसमेंट्स, स्क्रीनिंग्स एंड पीयर सपोर्ट मैकेनिज्म्स। मैंने आपको जैसे बताया, जैसे काउंसलिंग की बात है, अगर कोई डॉक्टर आएगा और किसी ने अपनी समस्या के बारे में बताया कि मुझे चिड़चिड़ापन महसूस होता है, मेरा गुस्सा आता है, या फिर मुझे बुखार है, मुझे पीठ दर्द देता है, तो क्या लगता है इससे डॉक्टर को क्या पता चल गया कि इसको कौन कौन से इश्यूज हैं। तो ये समस्या और विकराल ना हो जाए उससे पहले वो वहां पर अर्ली इंटरवेंशन कर पाएगा। तो आप भी देख लीजिए अपने जो अपना जो पर्सनल डेवलपमेंट है उसमें मैं बोलता हूँ कि आपको भी कोई साइन देखने को मिल रहा है, जैसे कि आपकी मेंटल हेल्थ सॉरी जो आपकी फिजिकल हेल्थ है वो कमजोर हो रही है, आप पढ़ने पे इतना ज्यादा मगन है, और मगन है तो अच्छी बात है, लेकिन आपको शरीर का भी तो ध्यान रखना है। जब शरीर ही कमजोर होगा तो आपको शुरू शुरू में तो आप 5-10 दिन आराम से निकाल पाएंगे, 15-15 घंटे पढ़ रहे हैं, ठीक है, मान लिया अच्छी बात है, लेकिन ये 15 घंटे आपको अच्छी बात तब खत्म हो जाएगी। आप सोच रहे हैं 15 घंटे पढ़ रहा हूँ बहुत अच्छा कर रहा हूँ, लेकिन ये 15 घंटे आपके तब खत्म हो जाएंगे जब आपको पता चलेगा 10 दिन आपने खाना अच्छे से नहीं खाया और 11वें दिन से आपको कमजोरी महसूस होना शुरू हो गई है। अब ये क्या होगा, 15 घंटे आएंगे 12 घंटे पर, फिर आएंगे 10 घंटे पर, फिर आएंगे 8 घंटे पर, फिर आएंगे 5 घंटे पर, और एक दिन आप बीमार पड़ जाएंगे, यानी शरीर में चलने की ताकत नहीं है और चले थे आईएएस की तैयारी करने, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, जो समझदार इंसान होता है वो दोनों चीज को देखता है। एक तो आपको शरीर ही नहीं होगा तो कहाँ से आप तैयारी कर पाएंगे, जब आप ही नहीं है तो तैयारी कैसी। तो हेल्थ को आपको बहुत ही ज्यादा ध्यान देना है। ऐसे भी आपने सुना होगा हेल्थ पे, एजुकेशन पे, इन दोनों चीजों पे सबका अधिकार है, ठीक है। क्यों? क्योंकि हेल्थ नहीं होगा उसके अलावा वो फिर कंट्रीब्यूशन नहीं कर पाएगा, फिर वो बर्डन बन जाएगा, यानी दूसरे लोग कमाएंगे इस पर खर्चा होगा। एजुकेशन क्या है, एजुकेशन का मतलब हो गया कि हर चीज के बारे में जानकारी, जैसे कि एजुकेशन सिर्फ साइंस और मैथ्स की नहीं होती, एजुकेशन होती है
कि आपके हर तरीके की जो चीजें आपको प्रभावित करती हैं उसके बारे में एजुकेशन। तो ये दोनों चीजें पर सबका अधिकार है, आप ये जानते हैं, तो उसके लिए यहाँ पर अर्ली इंटरवेंशन की जरूरत होती है। जितना जल्दी जो अगर कोई प्रॉब्लम है अगर समझ में आ जाए उतना जल्दी उसको हम लोग हरा सकते हैं। प्रमोट वर्क लाइफ बैलेंस, मैंने आपको जैसे बताया कि उनको लगातार छुट्टियां मिलनी चाहिए समय समय पर, 3 महीने पर, 4 महीने पर, जिससे जो उनका जो लाइफ है वो बैलेंस रूप से चले। उनको ऐसा ना लगे कि मैं अपने परिवार से दूर हूँ और मिल नहीं पाता हूँ, ऐसा कुछ उनके दिमाग में ख्याल नहीं आए। उनको लगातार समय समय पर छुट्टियां मिलती जानी चाहिए। उनके जो काम के घंटे या ट्रेनिंग के घंटे हैं वो अच्छे होने चाहिए। ये नहीं कि उनसे 8 घंटे का ड्यूटी कराना है, उनसे हम 12-12 घंटे की ड्यूटी ले रहे हैं, या उनकी ट्रेनिंग की कैपेसिटी जैसे हर बंदे की अलग होती है। आपने क्या किया, 100 बंदों को सिलेक्ट किया और सबको बोला 10 किलोमीटर दौड़ो। उसमें एक बच्चा भी नया नया आया है, वो कमजोर है, वो 5 किलोमीटर ही दौड़ सकता है, 5 किलोमीटर भी शायद उसके लिए इनफ नहीं होगा, तो वो कैसे दूसरों से कोप कर पाएगा। तो उसके लिए थोड़ी सी अलग, उसके लिए अलग बैच बनाया जाए, जो जो कमजोर लगते हैं उनके अलग बैच बनाया जाए, उनको खा पिला के उनको इनके बराबर लाया जाए, तब इनको इनमें शामिल किया जाए। तो इस तरह की जो अप्रोच है उसको वर्क लाइफ बैलेंस बोलते हैं, आप समझ सकते हैं। वेलनेस प्रोग्राम्स, तो मैंने आपको जैसे बताया वेलनेस प्रोग्राम चलाने चाहिए, जैसे कि बीच बीच में डॉक्टर वगैरह आते रहे, उनको एजुकेशन दी जाती रहे। इसके साथ साथ जो सीनियर्स वगैरह हैं उनको कॉपरेट करते रहे। इससे क्या होगा, उनके वेलनेस जो प्रोग्राम है वो अच्छे से चलेगा, तो जिससे उनको मेंटल हेल्थ के जो प्रॉब्लम्स आ रहे हैं वो खत्म हो जाएंगे। क्राइसिस रिस्पॉन्स, जैसे मैं एक चीज और बता सकता हूँ, वेलनेस वेलनेस प्रोग्राम जैसे कि आर्मी हॉस्पिटल होता है, आपने नाम सुना होगा। तो आर्मी हॉस्पिटल में क्या होता है, फिजिकल हेल्थ के बारे में वहाँ पर डॉक्टर बैठते हैं, लेकिन अगर क्या हो, अगर वहाँ पर एक मेंटल हेल्थ का भी डॉक्टर साथ में बैठे, तो आपको नहीं लगता इससे उनकी काउंसलिंग भी हो जाएगी और कोई वहाँ पर मेंटल रूप से बीमार नहीं होगा। तो ये गोलियां चली, इतने पैसेंजर मरे और जो साथी लोग मारे जाते हैं वो नहीं हो पाएगा, इससे आर्मी मजबूत भी होगी। तो ये एक सजेशन आप वहाँ लिख सकते हैं कि जैसे फिजिकल हेल्थ के डॉक्टर रखे जाते हैं उनके साथ मेंटल हेल्थ के भी डॉक्टर रखे जाए। क्राइसिस रिस्पॉन्स, develop protocols for responding to crisis situations including access to immediate psychological support for personnel involved in traumatic incidents। अब जैसे मैंने आपको बताया कि 2 लोग बॉर्डर पे पोस्टेड हैं, एक की मृत्यु हो गई और बहुत बुरी तरीके से उसको मार दिया गया टेररिस्ट के द्वारा, और सामने उसके आदमी ने देख लिया, यानी उसके दोस्त ने देख लिया, फ्रेंड ने, अब उसके सामने उसका सदमा लग गया एक तरीके से कि बहुत बुरी तरीके से मारा, इसको सदमा लग गया। तो उसके इसमें क्या होना चाहिए कि इसको जल्द से जल्द इसको काउंसलिंग इसकी की जानी चाहिए, और इसको रिलीफ मेजर के तौर पे इसको कुछ दिन आबादी के बीच में रखनी चाहिए। यानी कि जो आम आदमी है उनके बीच में, आम आदमी का मतलब जो उनको बॉर्डर पे पोस्टिंग नहीं किया जाए, कि ये अभी चूंकि इसकी कंडीशन ये है कि ये सदमे में है, तो इसकी थोड़ी दिन के लिए इसको आराम दिया जा सकता है। तो इस तरीके के रिस्पॉन्स की यहाँ पर जरूरत आप देख सकते हैं। Peer support networks, establish peer support networks where personnel can openly share their experiences, provide mutual assistance and foster a sense of camaraderie। पीयर सपोर्ट नेटवर्क का मतलब हो गया वही, यहाँ पर एक प्लेटफॉर्म होना चाहिए, एक वहाँ पर एक ऐसा होना चाहिए, कंप्लेन, एक तरीके से कंप्लेन तो नहीं बोलना चाहिए, सुधार यानी सजेशंस। यहाँ पर सजेशंस एक प्लेटफॉर्म होना चाहिए जहाँ पर आर्मी पर्सनल है, जवान है जो ट्रेनिंग कर रहे हैं, नए नए आए हैं या फिर पुराने वाले भी हैं, वहाँ पर जो भी उनको ट्रेनिंग फैसिलिटी जो वहाँ पर उसमें, यानी मान लिया आर्मी का पूरा बेस है, यहाँ पर खाने के मामले में या रहने के मामले में, हॉस्टल हॉस्टल की बात है, या फिर जो यहाँ पर उनको कपड़े वगैरह दिए जा रहे हैं, जो फैसिलिटी दिए जा रही है, जो गन दिए जा रहे हैं, उसके बारे में उसको वहाँ पर एक मंच होना चाहिए या एक प्लेटफॉर्म होना चाहिए जहाँ वो शेयर कर सकें। ये ऑनलाइन भी हो सकता है। फैमिली सपोर्ट की बात करें तो वही बात है, उनको समय समय पर फैमिली से उनको टचअप किया जाए, और उसमें ये भी रिकॉग्नाइज किया जाए कि कोई भी बंदा जो है वो काम करता है किसके लिए, सबसे पहले तो अपने वो कमाने के लिए करता है, और कमाने के साथ अपने परिवार को पालने के लिए करता है। तो जब परिवार ही उसका सही नहीं रहेगा या वह परिवार से मिल नहीं पाएगा, तो उसका जो स्थिति होगी कि वो क्या होगी। इसके चलते उनको लगातार छुट्टियां वगैरह दी जानी चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं, इंक्लूसिव पॉलिसीज, tailor policies and interventions to the diverse needs of personnel considering factors like gender, age, cultural backgrounds and ranks। तो जैसे मैंने आपको बताया, अभी अभी आपको बताया था कि 100 लोगों की भर्ती हुई, अभी नहीं नहीं 100 में से 30 कमजोर हैं, 70 मजबूत हैं। ये 10 किलोमीटर दौड़ सकते हैं, ये 5 किलोमीटर में भी हाँफने लगते हैं। ठीक है, तो इनके क्या किया जाना चाहिए, इन 30 को अलग से बैच बनाना चाहिए और 70 का अलग से बैच बनाना चाहिए। इससे क्या होगा, इनको एक साथ नहीं दौड़ाना चाहिए। इससे क्या होगा, ये 30 पहले मजबूत होंगे, 70 के लायक होंगे, तब ये 70 के साथ कंधे से कंधा मिला के इनकी बराबरी करेंगे। इससे क्या होगा, इन दोनों में आज समझदारी वो डेवलप होगी, और ये जान पाएंगे कि हर बंदा मजबूत है, बशर्ते कि उसको मजबूती दी जाए, यानी कि समान उसको कैपेबिलिटी दी जाए।
यहाँ पर वही बात की जा रही है कि इंक्लूसिव पॉलिसी होनी चाहिए, जहाँ पर जो पर्सनल की डाइवर्स नीड्स हैं, जैसे कि फूड, क्लॉथिंग और हॉस्टल का जो इन्वायरमेंट है, वहाँ पर वो जो भी उसको समस्याएं वगैरह आ रही हैं, तो उसको समग्र रूप से देखते हुए पॉलिसी बनाई जाए। उसमें जवानों की हेल्थ पे और उसकी जो न्यूट्रिशन है और उसकी जो क्लॉथिंग है, सब पर ध्यान देके और उनकी जेंडर को भी ध्यान रखा जाए, उनकी एज को ध्यान रखा जाए। जैसे कि कोई जिनका रिटायर होने वाले हैं, तो वो नवयुवक से अलग हैं, तो उनके लिए अलग जरूरत है, इनकी अलग जरूरत है। कल्चरल बैकग्राउंड का ध्यान रखा जाए कि कौन किस तरह का खाना खाने का आदी है। उसके बाद रैंक्स का ध्यान रखा जाए। ये सारी चीजें का ध्यान में रखी जाएंगी तो क्या होगा कि जो मेंटल हेल्थ के इशू है वो बहुत ही कम आएंगे। अब देखिए, हमारे गवर्नमेंट ने बहुत सारे स्टेप्स लिए हैं जिससे मेंटल हेल्थ के इशू हमारे टैकल किए जा सकें। अब मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ, क्या आपने भी आपसे, ये मेंटल हेल्थ की बात है ना, मैं आपसे पूछता हूँ क्या आपके पास भी कोई भी इशू हो, मेंटल हेल्थ छोड़ दी, कोई भी इशू हो, क्या आपने उसको टैकल करने के लिए स्टेप्स बनाए हैं? आप मुझे बताइए। जैसे कि आपके पास पैसे की कमी है, आपके परिवार पैसे नहीं दे पा रहे हैं, आप आईएएस की तैयारी कर रहे हैं, तो क्या आपने उसके लिए स्टेप लिए? जैसे आपका परिवार आप जानते हैं सक्षम नहीं है, मेरा परिवार गरीब है, मैं आईएएस बनने के लिए आया हूँ, मेरा परिवार 5,000 रुपये किसी तरीके से पेट काट के भेज रहा है, तो आपने अपने दम पर क्या स्टेप लिए? क्या आप ये सोचते हैं कि नहीं, मेरा काम सिर्फ पढ़ना है, परिवार वालों का काम है पढ़ाना, चाहे वो किसी तरीके से पढ़ाएं? क्या आपका ये अप्रोच है, या ये अप्रोच है कि मैं पढ़ूंगा भी और पढ़ाऊंगा भी? जैसे कि आप मुझे देख सकते हैं, मैं आपको पढ़ा भी रहा हूँ और पढ़ भी रहा हूँ, दोनों काम हो रहा है। तो इस तरीके की सोच आपको डेवलप करनी चाहिए। जैसे कि आप ये भी सोच सकते हैं, ठीक है आपको पढ़ाना नहीं है, आपको सिर्फ पढ़ना है, थोड़ा सा इनकम्फर्टेबल है, लेकिन आप और भी चीजों में जो कंफर्टेबल है जिसमें आप, जैसे कि आपको अगर ओझा सर की बात सुनी होगी आपने, वो बोलते हैं कि अगर आपको एसी, फ्रिज और जो वॉशिंग मशीन है, ये सब अगर रिपेयर करना सीख जाए, और आने वाले समय में ये सारी चीजें का काम आने ही वाला है, क्योंकि इनकी खरीदारी बढ़ रही है, तो ये खराब भी होंगे, तो खराब होंगे तो मैकेनिक की जरूरत होगी। तो अगर एक फ्रिज भी आपने एक दिन में रिपेयर कर दिया, तो आपको 2,000 रुपये, 1,500 रुपये आराम से मिल जाएंगे, जिससे आपका क्या होगा, अगर महीने में आपने 5 फ्रिज रिपेयर कर दिए, तो आपके महीने भर का खर्चा आप खुद निकाल सकते हैं। वो भी कितनी देर में? एक फ्रिज रिपेयर करने में कितना टाइम लगेगा? मुश्किल से 3-4 घंटे, बाकी टाइम तो आपके पास है। तो आपको अपने पैरों पे खड़े रख के आपके परिवार के ऊपर बोझ ना बने। आपकी एम्बिशन है, अब मैं जानता हूँ कि आप अपने परिवार के लिए बनना चाहते हैं, लेकिन परिवार की भी मजबूरियां होती है। अगर आपका परिवार बहुत अच्छा है तो कोई बात नहीं, आप परिवार से पैसे लीजिए, अपना सारा समय पढ़ने में लगाइए। लेकिन हाँ, एक सवाल आप अपने से पूछ लीजिएगा कि अगर मेरा सारा खर्चा परिवार से आ रहा है, तो मेरा सारा समय भी पढ़ाई में जाना चाहिए। ये चीज आपको ध्यान में रखना है। पढ़ाई का मतलब ये नहीं कि सिर्फ पढ़ रहे हैं 15 घंटे। हेल्थ पे भी ध्यान देना चाहिए आपका, जिससे भी आपका पढ़ाई में हेल्प मिले। जैसे हेल्थ क्या हो गया, हेल्थ का मतलब आप अच्छा खाना खाएं, ऐसा खाना खाएं, लाइट वेट खाना खाएं, स्प्राउट्स खा सकते हैं आप, उसमें स्प्राउट्स खा सकते हैं, नट्स खा सकते हैं और दलिया खा सकते हैं, जो भी आपको हो। आप उसमें थोड़ा थोड़ा सुधार कर सकते हैं। जैसे कि कई लोग पराठे खाने के शौकीन हैं, पंजाबी बैकग्राउंड है उनका, तो वो क्या कर सकते हैं, हल्का हल्का सुधार कर सकते हैं। अचानक सुधार करिएगा आप क्रम्बल कर जाइएगा। कभी भी कहीं पर भी अचानक सुधार लाना हो तो आप एक बार सचेत जरूर हो जाइएगा, क्योंकि आप बहुत जल्दी गिरने वाले हैं। 1-2 दिन आप चला ले पाएंगे, 1 हफ्ते चला ले जाएंगे, लेकिन उसके बाद आपका पूरा जो जो आपका जो प्लान है वो ब्रेक डाउन कर जाएगा, क्योंकि आप सह नहीं पाएंगे उस चीज को। तो हल्के हल्के आपने विकास देवी कीर्ति जी का भी आपने वीडियो देखा होगा, धीरे धीरे रे मना धीरे धीरे सब हो, एक वीडियो में वो बोलते हैं, यानी कि माली सींचे 100 घड़ा, लेकिन ऋतु आए फल हो। यानी कि जब ऋतु आएगा तभी फल होगा, चाहे आप पहले कितना भी सिंचाई कर दीजिए, उसमें खाद डाल दीजिए। यानी कि आपको एक चीज ध्यान रखना है कि हर चीज के नियम होते हैं। नियम ये है कि आपको उसके कब वो काम करता है प्लान, कब नहीं काम करता है, कब आप एक चीज से दूसरी चीज में सेटल हो सकते हैं, ये सारी चीजें आपको आपको ध्यान में रखनी है। तो वही मैं आपको बता रहा हूँ कि आपके पास कोई भी इशू आए, किसी भी चीज का इशू आए, जैसे अभी मैंने आपको एग्जांपल दिया अपने महीने के खर्चे के ऊपर, तो कोई भी इशू आए, किसी तरीके का इशू, आप पूछिए कि आपने उस चीज को, पहले तो आप उसके इश्यूज को जान लीजिए कि कौन कौन सी परेशानियां आ रही हैं, तो एक तरफ लिखिए, और दूसरे तरीके आप उसको डील करने के बाद क्या आप उसके डील करने के लिए क्या करना है, दूसरा कॉलम बनाइए। और तीसरा कॉलम ये बनाइए कि आपको डिफरेंस क्या मिला, उसका फायदा क्या मिला। ये 3 कॉलम बनाइए, 3 कॉलम बनाइए आप। एक कॉलम में क्या है, आप बोलिएगा कि ये सब की क्या जरूरत है, बिल्कुल जरूरत है, अभी नहीं समझ में आएगा आपको, बहुत पहले मैं इन सबसे झेल चुका हूँ और ये प्लान मेरा फायदा कर रहा है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। कोई भी इशू हो, जैसे कि आपको, अब चूंकि हेल्थ का इशू है, हेल्थ का आपको इशू देखना ही पड़ेगा, इसमें आपको हेल्थ का एक इशू एक बार ही बनाना पड़ेगा। आपको क्या बनाना पड़ेगा कि आपको खाना हल्का लेना है, हल्का खाना लेना है, जिससे आपको पढ़ाई के ज्यादा घंटे मिल जाए। और जब भारी खाना लेते हैं ना तो नींद भी बहुत आती है, तो इससे क्या होगा, हल्का खाना लेंगे तो आपको, जैसे 8 घंटे सोते हैं, फिर आपको 6 घंटे की में नींद खुल जाएगी, खुद ब खुद खुल जाएगी, तो 2 घंटे आपको यहाँ मिल गए,
हल्का खाना खाइएगा तो आप कुर्सी पर आराम से बैठ सकते हैं, आपको नींद भी नहीं आएगी। ये फायदा हो गया। तो इससे क्या हो रहा है, आपको हेल्थ में ध्यान दिया आपने, लेकिन पढ़ाई आपका फायदा किसमें हो रहा है, वो आपको पढ़ाई में हो रहा है। इसके बाद हल्का खाना खाइएगा तो आपको डाइजेशन वगैरह की समस्या नहीं होगी। इससे क्या होगा, आपका टेंशन बना रहेगा, बीमार नहीं होंगे आप। बहुत सारी जो चीजें हैं वो आपको डायरेक्टली पढ़ाई में फायदा करेंगे। ध्यान दिया आपने हेल्थ पर, लेकिन पढ़ाई उसका फायदा किसमें हो रहा है, आपके इसमें हो रहा है। उस तरीके से वित्त का बात किया मैंने, जो कमजोर बैकग्राउंड के हैं वो कोई स्किल सीख सकते हैं। जैसे कि ऑनलाइन में भी कितने लोग अब कितने इनिशिएटिव्स आ गए हैं। जैसे कि आप किसी के लिए टाइपिंग कर दीजिए, ऑनलाइन में बहुत सारे चैनल्स या वेबसाइट्स ऐसे हैं जहां पर आप टाइपिंग करके, अगर आपने टाइपिंग प्रैक्टिस की है तो आप टाइपिंग करके उनसे पैसा कमा सकते हैं। 400 रुपये 500 रुपये डेली कमा सकते हैं, 5 घंटे 6 घंटे टाइपिंग करके। तो आपको डेली तो नहीं काम करना है, आपको पैसा कितना चाहिए, उसके से 10,000 रुपये महीना चाहिए। 10,000 के लिए आपको कितना काम करना पड़ेगा, मान लिया सप्ताह, एक सप्ताह आपको काम करना पड़ेगा, एक सप्ताह काम करना पड़ेगा, हर दिन 5 घंटे। क्या दिक्कत है, बाकी के 25 दिन तो आपके पास हैं। 25 दिन आप क्या करिएगा, 25 दिन तो आप पढ़ाई कर सकते हैं। तो वो हर चीज का सॉल्यूशन है। जो जरूरत है वो है दृष्टिकोण की। यहाँ पर अब देख लेते हैं क्या क्या इनिशिएटिव गवर्नमेंट ले लिए हैं। कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन, रिकॉग्नाइज्ड हेल्थ केयर एज ए फंडामेंटल राइट अंडर 21। यहाँ पर ये बोला जा रहा है कि 21 के अंतर्गत आप जानते होंगे कि हेल्थ केयर को एक फंडामेंटल राइट बनाया गया है। फंडामेंटल राइट का मतलब जानते हैं, फंडामेंटल, फंडामेंटल का मतलब जिसके बिना काम नहीं चल सकता। आप बताइए, आप अगर स्वस्थ नहीं है तो क्या आप कोई भी काम कर सकते हैं? नहीं। काम करना तो छोड़िए, आप अपने परिवार के ऊपर बोझ हैं। अब आपका पैसा जो है वो ऐसी चीजों में जा रहा है जो कि नहीं होनी चाहिए। जैसे कि आपने अपना हाजमा खराब कर लिया, जाके बाहर छोले भटूरे खा लिए दबा के, अब आपका हाजमा खराब हो गया, 3 दिन आपका पेट में दर्द रहा, 3 दिन में आपके ऊपर मेडिकल खर्चा आया, मान लिया 500 रुपए की दवाई लग गई, 500 रुपए की दवाई लग गई। इसके अलावा 3 दिन आप पढ़ते, वो गया, पढ़ाई भी गई, 500 रुपया भी लगे, इसके चलते आपका सिलेबस भी छूटा। अब सोचिए कि हेल्थ को किस लिए फंडामेंटल राइट बनाया गया है। कोई भी आदमी काम तभी कर पाएगा जब वो हेल्थ रूप से सही होगा। तो उसके लिए यहाँ पर आर्टिकल 21 जो जीवन का अधिकार होता है ना, उसमें ये जोड़ा गया है। दूसरा है मेंटल हेल्थ केयर एक्ट 2017। मेंटल हेल्थ केयर एक्ट 2017 एक एक्ट भी बनाया गया है, मेंटल हेल्थ केयर एक्ट 2017। इंश्योर्ड एक्सेस टू मेंटल हेल्थ केयर फ्रॉम गवर्नमेंट फंडेड सर्विसेज, रिड्यूस्ड यूज ऑफ सेक्शन 309 ऑफ आईपीसी एंड फोकस्ड ऑन ट्रीटमेंट। देखिए एक एक्ट है, सरकार ने एक कानून बनाया है, उसमें क्या है कि जो भी गवर्नमेंट फंडेड सर्विसेज हैं तो उसमें उससे क्या हो कि वहाँ पर मेंटल हेल्थ केयर भी दिया जाए। जैसे कि अस्पताल वगैरह हैं, जो गवर्नमेंट के सरकारी अस्पताल है, वहाँ पर मेंटल हेल्थ केयर भी वहाँ पर सर्विस दी जाएगी उसको। उसके बाद रिड्यूस यूज ऑफ सेक्शन 309 ऑफ आईपीसी। आईपीसी आईपीसी को भी चेंज किया जाना है। अभी इसके लिए बिल भी लाने की बात हो, बिल भी आया हुआ है। अभी आपने सुना होगा अमित शाह ने 3 बिल लाए थे इसके लिए, भारतीय न्याय संहिता, और 3 बिल लाए थे इसके रिगार्डिंग, और तीनों को चेंज किया जाना है, आईपीसी को, सीआरपीसी को, और एक और मैं उसका नाम भूल रहा हूँ। ये 3 चीजों को चेंज करना है, ये पुराने हो चुके हैं, इनको नया लाना है। तो इसके लिए यहाँ पर एक आर्टिकल है आईपीसी में, फिलहाल तो यही कानून चल रहा है, तो उसके सेक्शन 309 को यहाँ पर टारगेट किया गया है। जहाँ पर सुसाइड को अटेम्प्ट करता है ना, तो उसके ऊपर कार्रवाई होती थी पहले, तो उसको यहाँ पर इस एक्ट के जरिए क्या किया गया, नहीं, अब जो सुसाइड करने की कोशिश करेगा तो इसका मतलब ये समझा जाएगा कि वो परेशान है और उसको ट्रीटमेंट पर फोकस किया जाएगा। पहले उसको दंडित किया जाता था, तो ये इस एक्ट में प्रोविजंस है। नेक्स्ट है, पहले इसको मिटा देता हूँ, पूरा ये हो गया है। नेक्स्ट है नेशनल मेंटल हेल्थ प्रोग्राम। नेशनल मेंटल हेल्थ प्रोग्राम क्या है, एड्रेस्ड मेंटल डिसऑर्डर्स एंड द शॉर्टेज ऑफ प्रोफेशनल सिंस 1982, इंक्लूडिंग मॉडर्नाइजेशन ऑफ मेंटल हॉस्पिटल्स एंड अपग्रेडिंग साइकाइट्रिक विंग्स। अब देखिए एक प्रोग्राम भी चलाया गया है, ये एक्ट है, ये कानून है, ठीक है, ये प्रोग्राम है, यानी कि लक्ष्य हमारा। ये एक्ट किस लिए होता है, नियम कानून बनाने के लिए, और प्रोग्राम किस लिए होता है, एक लक्ष्य होता है प्रोग्राम। इसमें क्या किया गया, 1982 से जो प्रोफेशनल्स की कमी थी, यानी जो मेंटल हेल्थ के डॉक्टर हैं, आप भी जानते हैं दुनिया में मेंटल हेल्थ के डॉक्टर हैं, खासकर भारत में वो फिजिकल डॉक्टर से कम है, तो उसको यहाँ पर एड्रेस करने की कोशिश इस मेंटल हेल्थ प्रोग्राम में की जा रही है। उसके बाद जो हमारे मेंटल हेल्थ के हॉस्पिटल्स हैं उसको अपग्रेड किया जा रहा है, उसको मॉडर्नाइज किया जा रहा है, नए नए इक्विपमेंट्स लगाए जा रहे हैं, ताकि जो जो सुविधाएं हैं, जैसे कि नॉर्मल जो डॉक्टर होते हैं उनकी सुविधाएं आप देखते होंगे, बहुत अच्छी अच्छी मशीनें लगाई हुई हैं उन्होंने, उसी तरीके से मेंटल हेल्थ हॉस्पिटल में भी वो सारी सुविधाएं मिल सके, नई नई मशीनें मिल सके, उसके लिए ये प्रोग्राम में प्रोविजंस है। किरण हेल्पलाइन, एक
देखिए नाम कितना अच्छा रखा है, किरण। किरण का मतलब क्या होता है? जहां से आशा हो, ठीक है, आशा। आशा की किरण आपने सुना होगा, यानी कि एक पॉजिटिविटी है, पॉजिटिविटी है। नाम में बहुत फर्क पड़ता है, नाम सोच समझ के रखा कीजिए। लॉन्च डे 24/7। अपना भी नाम आप क्या देते हैं? अपने खुद को आप क्या बोलते हैं? क्या नाम आपका, जैसे कि मान लीजिए नाम कुछ भी है, सुमित है, ठीक है, सुमित का मतलब आप जानते हैं, लेकिन ये नाम आपको संसार वालों ने दिया है। आप अपने लिए एक नाम चुनिए जो आप अपने लिए होना चाहते हैं, कुछ भी नाम। क्या चाहते हैं आप एक आईएएस ऑफिसर, आईएएस सुमित कहलाना चाहते हैं, तो फिर आपको आईएएस पर ध्यान देना चाहिए। क्या आप एक क्या बोलते हैं, सामाजिक हल में जानना चाहते हैं अपने आप को, तो अपने नाम को इस तरीके से, आप जब भी आपका नाम आपके ध्यान में आए तो याद रखिएगा आपका नाम सिर्फ सुमित नहीं है, आपका नाम है समाजवादी सुमित। समाजवादी का मतलब जो समाज के हित में काम करे, तो इस तरीके से आप उसको डिफाइन कर सकते हैं। तो एक हेल्पलाइन है, किरण हेल्पलाइन। लॉन्च 24/7 टोल फ्री हेल्पलाइन टू प्रोवाइड सपोर्ट फॉर एंजाइटी, डिप्रेशन, सुसाइडल थॉट्स एंड मोर। यहाँ पर एक किरण हेल्पलाइन है जो जिस पर आप डायल करके अपनी जो समस्याएं हैं वो बता सकते हैं। वहां पर मेंटल हेल्थ के एक्सपर्ट होते हैं, वो आपको जो सपोर्ट है वो दे पाएंगे, यानी आपकी काउंसलिंग ऑनलाइन कर देंगे। ऑनलाइन का मतलब फोन पे ही कर देंगे। तो इसे ये भी एक तरीके से मेजर है कि आपके पास भी कोई हेल्पलाइन है अपना। अब देखिए आपका हेल्पलाइन कौन है? आपका हेल्पलाइन है आपके पिताजी, आपकी माता, आपकी कोई दोस्त जो कि आपका हित चाहता है, दारूबाज नहीं। जैसे पिताजी हो गए, माता हो गए, या कोई आपके दोस्त हो गए, या कोई रिश्तेदार हो गए जो आपका हित जानता है, आपको समझता है। क्या आप उनसे अपना हेल्प, उन्हें अपना हेल्पलाइन बनाया है आपने? यानी कोई भी समस्या हो क्या आप उनसे शेयर कर पाते हैं? इसके बारे में जरा सोचिएगा। मनोदर्पण launched under Atmanirbhar Bharat Abhiyan to offer psychological support for students, families and teachers during the COVID-19 pandemic। अभी देखिए ये जो इनिशिएटिव है मनोदर्पण, ये स्पेशल एक टारगेटेड प्रोग्राम था। मनोदर्पण किस लिए? कोविड-19 पैंडेमिक जब चल रहा था तो उस समय बहुत ज्यादा साइकोलॉजिकल सपोर्ट की जरूरत थी, हर किसी को जरूरत थी। जैसे कि सब लोग डरे हुए थे, आप भी उस समय को याद कर सकते हैं। उस समय सब लोग डरे हुए थे, तो उस समय क्या था, सबको जरूरत थी कि कोई उनको समझाए, कोई आशा दिलाए कि नहीं आप बचेंगे, आप मरेंगे नहीं। तो कितना लोग डर गए थे। जैसे चीन की खबरें आ रही थी, इटली की खबरें आ रही थी कि लोग वहां पर कैसे कैसे मारा जा रहा है, मतलब सॉरी, कैसे कैसे मर रहे हैं लोग, हफ्ते हफ्ते मर रहे हैं। और मतलब लाशों को दफनाने की जगह नहीं है, ऐसे ऐसे खबरें आ रही थी। तो उस समय लोगों को समझाने वाला कोई चाहिए होता है। तो यहाँ पर आपको मैं एक चीज और ध्यान देना चाहूंगा, जब भी आपके मन में भी कोई कोविड-19 आए, कोविड-19 से बाहर नहीं आते, आपके मन में भी आते हैं। कोविड-19 यानी कि कोई भी समस्या ऐसी जिसमें आपको पूरा डर लग रहा है। कोविड-19 का मतलब आईएएस की तैयारी करें आप, आपको लगे कि नहीं हो पाएगा, मेरा सब कुछ बर्बाद हो जाएगा, नहीं हो पाएगा, ये भी कोविड-19 पैंडेमिक ही है, आपके मन में है। तो आपको उस समय अपने आप को समझाने की जरूरत है। क्या समझाने की जरूरत है? अपने पॉजिटिव चीजों को याद करो, याद करो कि क्यों आपने इस जो टारगेट है उसको चुना था। इसके अलावा अगर ये नहीं भी हुआ तो आपके पास क्या ऑप्शन है, सब कुछ सोच के रखो। ऐसा नहीं कि नहीं होगा तो होगा, लेकिन होगा तो होगा, बिल्कुल होगा, लेकिन उसके लिए आप डेडिकेटेड हैं कि आपका समय आईएएस के लिए जाता है जेन्युइनली। आप अपने आप से पूछिए, जब आप सोने जाते हैं उस समय अपने आप से पूछिए, क्या आप सच में डेडिकेटेड हैं आईएएस के लिए, या जो भी आप कर रहे हैं। तो वही बात मैं आपको बता रहा हूँ, कोविड-19 पैंडेमिक सिर्फ बाहर नहीं है, आपके मन में भी है। कोविड-19 का मतलब क्या है? जो चीज आपको बहुत ज्यादा डराए, तो आप कुछ करना चाह रहे हैं, उसमें आपको कोई डर लग रहा है, तो आपके लिए भी एक प्रोग्राम की जरूरत है, आपके लिए भी मनोदर्पण की जरूरत है, जहाँ पर आपको खुद की काउंसलिंग करनी है किसी तरीके से। चाहे आप किसी की अच्छी जो संत वगैरह हैं, संत का मतलब जैसे ओझा सर हैं, इतना अच्छे से समझाते हैं कि अगर आपने इसके बेनिफिट देखे होंगे आईएएस के। आईएएस जो भी तैयारी करता है ना, वो नॉर्मल सोच से आगे निकल जाता है, उसकी सोच अलग हो जाती है, वो दुनिया के एक्सपोजर में आ जाता है, यानी कि दुनिया के बारे में समझ रखने लगता है। तो बहुत सारे उसके फायदे हैं, लेकिन प्लान भी हमेशा रेडी रखिए, खासकर गरीब बच्चों को, जिनके पिताजी बिजनेसमैन हैं, लाखों कमा रहे हैं, तो उनके लिए तो उनका अपना फैमिली बिजनेस है ही। लेकिन जो गरीब लोग हैं तो उनके पास प्लान भी होना ही चाहिए। और प्लान भी ना भी हो तो मैंने आपको जैसा बताया कि आप एसी बना सकते हैं, फ्रिज बना सकते हैं, टाइपिंग करके ऑनलाइन कमा सकते हैं। किसी भी मेजर से 5 दिन काम कीजिए, 25 दिन तैयारी कीजिए। तो बहुत सारे ऑप्शंस हैं, तो आपको उन तरीकों के बारे में सोचना है, यानी कि जब भी डर सताए तो अपने दरवाजे खुले रखिए। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं, कंक्लूजन की बात करें। एड्रेसिंग मेंटल हेल्थ इशू इन uniformed forces is crucial for both the well-being of personnel and the effectiveness of their roles. In this context, regular
संपर्क सभाज नीड टू बी कंडक्टेड वेयर पर्सनल कैन हियर देयर ग्रीवेंसेस एंड प्रॉपर फॉलो अप एक्शन मस्ट बी टेकन ऑन ऑल पॉसिबल इश्यूज। यहाँ पर वही बात है कि उनके जो पहले तो इंफ्रास्ट्रक्चर है, कंक्लूजन लिख सकते हैं उनका इंफ्रास्ट्रक्चर या फैसिलिटी जिसको बोल सकते हैं, फैसिलिटी जो है वो उनको सही मिले, ये बहुत अच्छी होनी चाहिए। उसके बाद इसमें आप खाना का जोड़ सकते हैं, खाना है, क्लॉथिंग है यानी कपड़े उनको जो मिल रहे हैं, उसके अलावा हॉस्टल की जो फैसिलिटी है वो अच्छा होना चाहिए। उसके बाद वहाँ पर क्या ज़रूरत है, वहाँ पर आपको आर्मी में जो हॉस्पिटल होते हैं, हॉस्पिटल यानी कि उसमें दोनों तरह की समस्याओं को हमेशा वहाँ पर ओपन रखा जाए, यानी दोनों डॉक्टर बैठे, जिससे कि कोई भी इशू, कोई आर्मी यूज कर रहा है तो उसकी काउंसलिंग तुरंत की जा सके। इसके अलावा पॉलिसी ऐसी बनाई जाए जहाँ की सब तरह की जो एस्पेक्ट है, दृष्टिकोण है, जैसे एज को लेके, कोई नया नया आया है, कोई 35 साल का हो गया है, उसके बाद सेक्स को लेके, सेक्स का मतलब मेल फीमेल, उनकी अलग अलग ज़रूरतें होती हैं। इसके अलावा कल्चर को लेके, कोई पंजाबी है तो कोई बिहारी है, कोई तमिलियन है, सबकी अलग अलग ज़रूरतें होती हैं, सबकी अलग अलग कल्चर होते हैं, सबको लेके अलग अलग पॉलिसी बनाने की ज़रूरत है। यहाँ फिर साथ साथ एक प्लेटफॉर्म का होना चाहिए, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म भी हो सकता है जहाँ पे एनोनिमस रूप से, यानी कि उसमें जवान की जो आइडेंटिटी है वो रिवील ना हो और वो अपना कंप्लेन भी वहाँ पर दर्ज कर सके, सर हम लोग के यहाँ पर फैसिलिटी में ये कमी है, प्लीज इस पर एक्शन लिया जाए। इससे क्या होगा, जवान भी अपना खुलेआम मतलब कि सही तरीके से उसमें डाल पाएगा और जो ऑफिसर भी है वो उनको पता चलेगा कि जवानों में क्या क्या उनको कमी महसूस हो रही है। ठीक है, तो यहाँ पर 2 इंस्टा लिंक्स भी दिए हुए हैं। इंस्टा लिंक्स का मतलब आप यहाँ पर क्लिक करके आप इससे रिलेटेड 2 जो आर्टिकल है उसको भी पढ़ सकते हैं और अपनी समझदारी को इस मामले में बढ़ा सकते हैं। इसके बाद मेंस लिंक में देखिए यहाँ पर यूपीएससी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है और 2018 में जो पूछा गया और एक अपना इन्होंने क्वेश्चन फ्रेम किया जो कि बहुत अच्छा है। आप इन दोनों को, आप इन तीनों आर्टिकल को पढ़ सकते हैं या फिर इसके अलावा और भी कोई आर्टिकल या वीडियो देखना चाहें तो देख के और आप अपनी समझदारी को इसमें बढ़ा सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर पहले हम लोग क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। अप्रोप्रिएट लोकल कम्युनिटी लेवल हेल्थ केयर इंटरवेंशन इज ए प्री रिक्विजिट टू अचीविंग हेल्थ फॉर ऑल इन इंडिया। देखिए हेल्थ पे सवाल आपको हर साल मिलेंगे क्योंकि ये इतना बेसिक चीज है कि वो आने ही आने हैं, आपके सिलेबस में भी है। तो अप्रोप्रिएट लोकल कम्युनिटी लेवल हेल्थ केयर इंटरवेंशन, यानी कि लोकल कम्युनिटी लेवल का मतलब गांव गांव में, मोहल्ले मोहल्लों में, वहां तक हेल्थ को और सुनिश्चित करने के लिए हमें कौन कौन से जो इंटरवेंशन है वो जरूरी है, एक्सप्लेन करें। दूसरा क्वेश्चन क्या है, मेंटल हेल्थ इज वन ऑफ द मोस्ट नेग्लेक्टेड सोशल इशू इन इंडिया, यानी कि मेंटल हेल्थ जो है उस पर कोई इंडिया में कहीं भी ध्यान नहीं दिया जाता। ये बिल्कुल सही बात है, इस पर आप कमेंट करें, आप इस पर क्या सोचते हैं। तो अगर आपको समझ, आपने अगर तैयारी अच्छे से करना है और जेन्युइन रूप से करना है, खाली टाइम पास नहीं करना आपको, तो इसके बारे में आप जानकारी इकट्ठा कीजिए और इसके बारे में आप जानकारी इकट्ठी कीजिए और इन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कीजिए और देखिए आपका क्वेश्चन किस लेवल का है। कम से कम लिखना तो जरूर शुरू कीजिए, मैं तो आपको बोलूंगा लिखना आप जरूर शुरू कीजिए क्वेश्चन का आंसर। इससे क्या होगा कि आपका कॉन्फिडेंस बिल्डिंग होगा और आपको आदत पड़ेगी लिखने की, कम शब्दों में लिखने की, टाइम लिमिट में लिखने की, और इससे आप आगे जाके और भी इसमें सुधार करेंगे। कम से कम लिखने के लिए आपको फिर दोबारा सोचना नहीं पड़ेगा क्योंकि आपकी आदत पड़ चुकी है। एक बार आदत पड़ जाती है, हमारे माइंड का इतना पावर है कि अगर आपने कोई आदत डलवा दी ना, फिर आपकी परमिशन भी नहीं मांगेगा, ये आपको सोचने भी नहीं देगा और वो आपको काम करके आपको दिखा देगा कि ये काम हो चुका है। जैसे कि आपको ब्रश करने के लिए कभी सोचना पड़ता है, खाना खाने के लिए सोचना पड़ता है, नहीं ना। ये सबकॉन्शियस माइंड की हमारे पावर है कि एक बार उसको आदत पड़ गई तो वो चीज को आपको बिना पूछे करेगा। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं अगले आर्टिकल पे, साउथ एशिया इंटीग्रेशन। अब इस जो मैं पढ़ने का तरीका वो भी बताता हूँ आपको। साउथ एशिया इंटीग्रेशन, साउथ एशिया इंटीग्रेशन का मतलब है दक्षिण एशिया। दक्षिण एशिया में कौन कौन से देश आते हैं, सबसे पहले आपको ये सर्च करना चाहिए दक्षिण एशिया में कौन कौन से देश आते हैं। क्या इसमें चाइना है, क्या इसमें अफगानिस्तान है, क्या मालदीव है, क्या श्रीलंका है, क्या इसमें भूटान है, कौन कौन से देश हैं, ये आपको तुरंत सर्च करना चाहिए। पढ़ने का ये तरीका होता है। यहाँ आप टाइम पास करने के लिए नहीं बैठे हैं भाई लोग, मैं आपको बिल्कुल हाथ जोड़ के और विनम्रता पूर्वक आपसे बोल रहा हूँ कि आप यहाँ पर टाइम पास करने के लिए नहीं बैठे हैं। अगर टाइम पास ही करना है आपको तो एक चीज कर लेना, अपना करियर कहीं सेट कर लेना, उसके बाद आप यहाँ टाइम पास कर सकते हैं। यानी कि आप कमाने लगना अपने बलबूते पर। अगर शादीशुदा हो गए हो तो अपनी पत्नी को भी खुश रख सको, इतना कमाने लग जाओ और फिर इधर टाइम पास करना, वरना मत आना यहाँ पर। क्यों टाइम बर्बाद कर रहे हो यार, तुम हो तो तुम्हारा जीवन है, तो तुम्हारा जीवन है तो तुम्हें देखना है। इसमें कोई भी इशू आएगा तुम इसके लिए जिम्मेदार हो। मान लिया किसी और ने गलती भी की है तो इससे पीड़ित कौन हुए, तुम, तो तुमको सावधान रखना है।
बाद में मत बोलना कि मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ। अरे तुम जागरूक क्यों नहीं हो भाई, जागरूक हो ना। ये कॉमन सोचने की चीज है, ठीक है। तो साउथ एशिया इंटीग्रेशन की बात करें तो साउथ एशिया में कौन कौन से देश आते हैं, ये आप तुरंत गूगल कीजिए। हर चीज आपको खुद से भी थोड़ा सा बढ़ के सोचना चाहिए। आपको अगर बता भी दूंगा ना तो आप में वो कैपेबिलिटी नहीं आएगी, ठीक है। वैसे आपको बता देता हूँ, साउथ एशिया में आपको कौन कौन से देता है आते हैं, इंडिया, भूटान, नेपाल, श्रीलंका, मालदीव, इसके बाद पाकिस्तान, बांग्लादेश। अफगानिस्तान को साउथ एशिया का पार्ट नहीं माना जाता है, उसको सेंट्रल एशिया का कहीं ना कहीं पार्ट माना जाता है। तो ये सारे देश जो हैं, 8-9 देश है, वो साउथ एशिया में आते हैं, ठीक है। तो कॉन्टेक्स्ट की बात करें, सी राजा मोहन डिस्कसेस द इवॉल्विंग इकोनॉमिक लैंडस्केप ऑफ साउथ एशिया। ही हाईलाइट्स रिसेंट विजिट्स बाय लीडर्स लाइक नेपाल्स प्राइम मिनिस्टर पुष्प कमल दहल एंड श्रीलंकन प्रेसिडेंट रनिल विक्रमसिंघे टू दिल्ली, शोकेसिंग इट्स शिफ्ट इन साउथ एशिया रीजनल रीजन। अब देखिए ये हमारे सिलेबस का हिस्सा है। यहाँ पर अच्छा होता है कि अगर इनसाइड आइए से यहाँ पर सिलेबस भी दे देता है, यहाँ पर जो इंटरनेशनल रिलेशन से है यहाँ पर ये सिलेबस लिख देता है। कोई भी टॉपिक आए उसके ऊपर उसका सिलेबस लिख दे तो अच्छा होता है। चलिए, यहाँ पर सी राजा मोहन एक कौन है, ये एक शायद प्रोफेसर है, मैंने इनके बारे में शायद कहीं पर सर्च किया था। ये शायद प्रोफेसर हैं एशियाटिक्स, जो एशिया की स्टडी है, सिंगापुर यूनिवर्सिटी के शायद ये, सॉरी मैं कुछ बता नहीं पा रहा हूँ, लेकिन ये कोई प्रोफेसर है ऐसा मैं जानता हूँ, उसकी स्टडी करते हैं, ठीक है, एशिया से संबंधित। तो इनके आर्टिकल आप देखते होंगे, द हिंदू वगैरह में आते रहते हैं, तो बहुत अच्छा लिखते हैं ये। तो उन्होंने अभी क्या डिस्कस किया है, जो साउथ एशिया का जो इकोनॉमिक लैंडस्केप है, जो जैसे से इवॉल्व हो रहा है, उसको इन्होंने डिस्कस किया है। उन्होंने ये हाईलाइट किया है अपने आर्टिकल में। बेसिकली इन्होंने एक आर्टिकल लिखा है तो उसमें इन्होंने इन सब चीजों की बात की है। इन्होंने हाईलाइट क्या किया है कि नेपाल के जो प्राइम मिनिस्टर हैं और श्रीलंकन के जो प्रेसिडेंट हैं वो दिल्ली आए, और उसमें कैसे जो दिल्ली में जो चर्चा हुई इन दोनों नेताओं के साथ, इंडिया के प्राइम मिनिस्टर की, वो कैसे एक शिफ्ट देखा जा रहा है साउथ एशिया रीजनलिज्म के बारे में। देखिए साउथ एशिया की बात हम क्यों करें, आप सोचते होंगे कि हम भारत की बात क्यों नहीं करें, हम साउथ एशिया की बात क्यों करें। बिल्कुल जरूरी है, कई लोग आप लोग में जानते होंगे, तो प्लीज आप जानते हो तो ऑफेंड मत होइए। जो लोग नहीं जानते, नए नए हैं, मैं उनकी बात मैं बता रहा हूँ आपको, ठीक है। साउथ एशिया रीजनलिज्म की बात इसलिए है जरूरी क्योंकि आपके आप पड़ोसी में आपका कोई, आप रहते हैं, आपका घर है, या आप जहाँ रूम में बैठे हैं उसके आसपास भी है। आप सोचिए अगर बगल में आपके एक बारात जा रही है, ठीक है, केस आप सुनिएगा, या फिर बगल वाला जो आपका रूम पार्टनर है, आपके बगल वाला जो रूम पार्टनर है, आप पढ़ रहे हैं, वो डीजे बजाने लगे, ठीक है, या बगल में से बारात होके जा रही है, या आप जब बना रहे हैं तो आप दोनों अलग अलग खाना बनाते हैं, आपने खाना बनाना बंद किया और दोनों में पटती नहीं है, दोनों अलग अलग खाना बनाते हैं, ठीक है। आपने खाना बनाना बंद किया, उसने खाना बनाना चालू किया, इससे क्या होगा, दोनों के कंफ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट हो रहे हैं। आप चाहें तो दोनों साथ में खाना बना सकते थे। दूसरी बात, जब आप पढ़ रहे हैं तो उसको डीजे नहीं बनाना चाहिए था। तीसरी बात, आप ऐसे जगह पे रह रहे हैं जहां पर बारात आती जाती रहती है। ये सारी बातें हो गई, तो इससे क्या होगा, आपके पढ़ाई के ऊपर इफेक्ट पड़ेगा ना। तो उसी तरीके से इंडिया के ऊपर भी इफेक्ट पड़ता है जब आपके बगल में ऐसे ऐसे देश हों जो आतंकवाद एक्सपोर्ट करते हैं। आतंकवाद किसको एक्सपोर्ट कर रहे हैं, किसको प्रभावित कर रहे हैं, वो आतंकवादी ने किसको सफाया किया, कश्मीर में आप जानते हैं, कश्मीर में आए दिन इतने जो ऑफिसर्स मरते रहते हैं, जवान मरते रहते हैं, इसके अलावा लोकल पब्लिक पर भी हत्या की जाती है वहां पर, चाहे वो किसी भी कम्युनिटी के हो, सब पर हत्या का आप देखते होंगे। अभी हाल ही में एक मेजर या कोई मरे हैं जो कि मुस्लिम कम्युनिटी के थे, यानी आतंकवादियों ने एक मुस्लिम आदमी को मारा था। ये मत सोचिए कि वो किसी को टारगेट करते हैं, किसी कम्युनिटी को ही, जो भी ईमानदारी से भारत का साथ देता है वो उनको टारगेट करते हैं। वहां पर कई पत्रकारों की हत्या हो चुकी है, वहां पर कम्युनलिज्म को प्रमोट किया जाता है, यानी कि जैसे कि आतंकवादियों ने कश्मीरी पंडितों को भगाया। तो आपने ये देखा कि कैसे जो है आपके घर में कई सारी चीजें प्रभावित कर रही हैं, आपको आपको अशांत कर रही हैं। आप क्या चाहते हैं, तरक्की तरक्की चाहते हैं ना। तो आपका रूम का एक कोना, अगर वहां पर अगर कोई डीजे बजाए तो आपको इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो भारत का जो एक कोना है वो कौन है, कश्मीर। तो कश्मीर में अगर वहां पर सोचिए, कश्मीर में कितना टूरिज्म पोटेंशियल है, वहां पर उसको स्विट्जरलैंड ऑफ इंडिया बोला जाता है, स्विट्जरलैंड ऑफ इंडिया, यानी भारत का स्वर्ग कश्मीर को माना जाता है। अब सोचिए अगर वहां पर, आप सोचिए अगर वहां बिहार जैसी स्थिति हो जाए या मध्य प्रदेश जैसी स्थिति हो जाए, जहाँ पर कोई डर ना हो,
लोग आराम से जहाँ घूम के आए, उसके दिमाग में आतंकवाद का विचार तक ना आए। जब आप तमिलनाडु घूमने जाते हैं, केरल घूमने जाते हैं, या फिर आप मध्य प्रदेश घूमने जाते हैं, गुजरात घूमने जाते हैं, तो आपके दिमाग में आता है डर का कहीं पर मन नहीं, आप सीधे टिकट बुक करते हैं और चले जाते हैं। तो सोचिए अगर कश्मीर को डेवलप कर दिया जाए स्विट्जरलैंड की तरह ही, वहां पर इंफ्रास्ट्रक्चर लाया जाए, आपको नहीं लगता वर्ल्ड से यहाँ पर डॉलर बरसने लगेंगे? लोग वहां पर, विदेशी बहुत कम जाते हैं वहां पर, तो अगर वहां पर विदेशी अगर डॉलर आने लगे तो लोगों का किसको पैसा मिलेगा? वहां की लोकल कम्युनिटी को। लोकल कम्युनिटी कौन है? हम ही लोग तो हैं। आप बिहार में रह रहे हैं तो वहां भी तो कोई रह रहा है भारत का नागरिक। अगर सोचो उसके हाथ में पैसा आएगा तो क्यों गन की तरफ जाएगा? वो क्यों जाएगा आतंकवाद की तरफ? तो वही बात है, यहाँ पर साउथ एशिया का जो इंटीग्रेशन है ना, कि उसकी यहाँ पर अगर बात हो रही है तो आपकी बिल्कुल इंटरेस्ट में है। अब चूंकि आप बनिएगा आईएएस ऑफिसर। आईएएस ऑफिसर छोड़ दीजिए, आप एक नॉर्मल नागरिक के नाते भी आपको जागरूक होना चाहिए कि आसपास क्या हो रहा है, और खासकर भारत में क्या हो रहा है वो तो आपको जानना ही चाहिए, और कौन कौन सी चीजें भारत को प्रभावित कर रही है वो भी जानना चाहिए। इसीलिए मैं आईएएस को इतना महान मानता हूँ ना, आईएएस के सिलेबस को, आईएएस के एग्जाम को, क्योंकि इसमें सब कुछ बता दिया गया है कि कैसे आदमी को संपूर्ण रूप से अवेयर रखना चाहिए। जैसे कि आईएएस का सिलेबस अगर देखें, उसमें हर सब्जेक्ट को कवर किया गया है। ऑप्शनल सब्जेक्ट देख लें, हर सब्जेक्ट है, एग्रीकल्चर है, उसमें साइकोलॉजी है, सब तरह के सब्जेक्ट है। माना कि आप एक ही सब्जेक्ट उठाते हैं, लेकिन है तो सब चीज का, यानी कि जो भी दुनिया के सबसे टॉप मोस्ट लेवल की जानकारी है जो आपको होनी ही चाहिए। आपको क्या बताया जाता है इसमें? करंट अफेयर पढ़े। करंट अफेयर कौन सी? सास दामाद को लेकर भाग गई ये नहीं, चाइना ने आक्रमण किया, या इंडिया में पॉलिसी लागू हुई, नेशनल बैम्बू मिशन, या फिर हमारा जो मिशन गगनयान, यानी वर्ल्ड लेवल पर जो भी सर्वश्रेष्ठ हो रहा है वो आईएएस में है। इसलिए मैं आईएएस को इतना प्यार करता हूँ। मुझे पढ़ने में मजा आता है, पढ़ाने में भी मजा आता है। ठीक है, तो इसलिए आप अपने आप को खुशकिस्मत समझिए कि गधों की तरह आप जीवन नहीं व्यतीत कर रहे हैं, बल्कि अवेयर होकर जीवन व्यतीत कर रहे हैं। जो भी आपके आसपास, जो भी दुनिया में आसपास छोड़िए, दुनिया में जो भी बेस्ट से बेस्ट न्यूज हो सकती है वो आप पढ़ रहे हैं। और इसमें एहसान मानिए उन कोचिंग्स का, और जो वेबसाइट्स हैं जैसे कि इनसाइट आईएएस है, कि वो आपको वर्ल्ड लेवल की न्यूज आपके पीडीएफ में फ्री में आ रहा है आपके पास। इसके लिए आप थोड़ा सा क्या बोलते हैं, थोड़ा सा क्या, बहुत अच्छे से इसके लिए आप धन्यवाद कहिए जो भी आपको प्रोवाइड कर रहे हैं। ठीक है, आपके कोचिंग वाले हो सकते हैं, आपके सर हो सकते हैं, या फिर आप देख लीजिए विकास कीर्ति सर हैं, या फिर खान सर हैं, या फिर बदोजा सर हैं। कितने अच्छे तरीके से हमें सब कुछ बता रहे हैं, बिल्कुल इजी लैंग्वेज में, फ्री में। क्यों? क्योंकि उनकी जो वीडियोज हैं यूट्यूब पर अपलोडेड हैं। अब यूट्यूब पर आप कुछ और ही सर्च करें तो उसमें किसकी जिम्मेदारी है? वो आपकी है, उसके फल भी आप ही भोगेंगे, फल भी आप ही भोगेंगे, टेंशन मत लीजिए। तो फल भोगते ही है। मैं पढ़ रहा हूँ यहाँ पर, मैं पढ़ा रहा हूँ आपको, तो ये क्या है, इसका फायदा किसे मिल रहा है मैं जान रहा हूँ। हाँ, किसी राजा मोहन ने एक आर्टिकल लिखा है, मुझे ये पता चला है, उसमें जो नेपाली प्राइम मिनिस्टर है और जो श्रीलंकन प्राइम मिनिस्टर है वो आए थे। ये मैं वर्ल्ड लेवल का न्यूज जाना। आपने क्या जाना? आपने सर्च किया बरेली वाली झुमके को, ये आपने सर्च किया, इससे आपको क्या फायदा हो गया? तो कोई भी काम करो अपने जिंदगी में तो इसलिए करो कि आपको उससे फायदा हो। कोई रिश्ता भी बनाओ ना तो उसमें फायदा होता है। आप चाहे अनजाने में मानो चाहे नहीं बनो। आप कहेंगे नहीं हम तो मानवता के नाते हैं, तो मानवता के नाते क्या कर लोगे भाई उस नाते का, ये बताओ। मानवता के नाते किनसे संबंध बनाया जाता है? मानवता के नाते दारू वालों से तुम तो संबंध नहीं बनाया। मानवता के नाते तो इसका मतलब सबके साथ संबंध बनाना है। लेकिन आपने दारू वाले के साथ संबंध बनाया नहीं? बनाया। और अगर बनाया तो आपकी नैया डूबने वाली है, मैं बता रहा हूँ आपको। चलिए छोड़िए, बहुत मैं आपको बताने वाला हूँ बातें और भी सारी, तो एक ही लेक्चर में नहीं बताऊंगा, धीरे धीरे सब कुछ बताऊंगा। ठीक है, तो साउथ एशिया इंटीग्रेशन की बात हो श्री राजा मोहन ने की है, जिसमें नेपाल के जो प्राइम मिनिस्टर हैं और जो श्रीलंका के जो रनिल विक्रमसिंघे हैं वो आए थे। ठीक है, India's vision of regional economic integration in South Asia is based on enhanced intra-regional trade, investment, flows and regional support and communication links in South Asia। देखिए इंडिया क्या चाहता है? इंडिया चाहता है डेवलपमेंट। आप भी जानते हैं कि हम लोग का डीएनए में है डेवलपमेंट। हम चाहते हैं विकास विकास विकास, और जो बोलते हैं ना सेकुलर होना, ये वगैरह होना, ये हमारे डीएनए में है। नहीं होता ना तो आज इस देश में 8-9 तरह के धर्म नहीं होते। जैन, बौद्ध और जैन, बौद्ध, हिंदुइज्म, मुस्लिम और पारसी और यहूदी, सारे तरह के धर्म आपको यहाँ पर मिलते हैं। इसके अलावा धर्मों में भी कई सारे, जो उसमें लिंगायत और हीनयान, महायान, कितने तरीके, सबको हम स्वीकार करते हैं। इंडियंस तो कोई बात नहीं करे कि सेकुलर है कि नहीं। ठीक है, तो इंडिया चाहता है डेवलपमेंट, तो डेवलपमेंट चाहता है, लेकिन हमारे कुछ पड़ोसी देश वो डेवलपमेंट नहीं चाहते, जैसे कि पाकिस्तान, जैसे कि नेपाल। नेपाल किसी नहीं चाहता, क्योंकि उसको लगता है कि नेपाल इंडिया जो है वो हमारा
शोषण करता है, उसको ऐसा लगता है। श्रीलंका क्या सोचता है, ये छोटे छोटे देश है ना, नेपाल श्रीलंका, ये अधिकतर क्या सोचते हैं, मतलब कुछ लोगों की इनकी मेंटेलिटी रही है, कुछ प्राइम मिनिस्टर्स की ऐसी, कि वो चाइना के प्रति झुके हुए हैं, इसलिए उनको लगता है कि चाइना हमें जल्दी प्रोजेक्ट खत्म कर देता है, ये हमारी कमी है, हम मानते हैं ये हमारी कमी है, हमें प्रोजेक्ट को जल्दी जो भी हम ले उसको जल्दी से जल्दी पूरा करें, तो ये कमी है हमारी, ठीक है। लेकिन वो चाहते हैं कि चाइना का नाम लेकर हम इंडिया से भी इसमें मतलब हम फायदा कमाएं, वो मतलबी है। नेपाल और श्रीलंका वाले जो है ना वो मतलबी है। जैसे बांग्लादेश में भी ऐसा किया गया, लेकिन थोड़ा सा अभी जो शेख हसीना है वो थोड़ी सी मॉडरेट किस्म की आदमी है, और चूंकि उनके पिता मुजब्बुर रहमान जो है भारत सॉरी जो बांग्लादेश के पहले राष्ट्रपति थे, तो उनसे उन्होंने चूंकि भारत का मदद लेके बांग्लादेश को मुक्त कराया था, उनकी बेटी ही शेख हसीना, वो भारत के प्रति लिबरल है। लेकिन उसके अलावा जो एक और खालदा जिया नाम से उनकी एक ओपोजिशन पार्टी है, जैसे यहाँ राहुल गांधी है ना, वैसे वहाँ खालदा जिया है, तो उनकी ओपोजिशन पार्टी है, तो वो इंडिया के एंटी इंडिया सेंटीमेंट रखते हैं, वो इस्लामिक विचारधारा से प्रभावित है। इस्लामिक नहीं बोल सकते, मतलब जो चीजों को सिर्फ धर्म के हिसाब से देखते हैं, उनको लगता है सब कुछ धर्म ही है, तो उनके रिगार्डिंग में बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो इंडिया चाहता है इंटीग्रेशन हो, यानी कि सबको यहाँ पर आर्थिक रूप से फायदा हो, तो उसके लिए इकोनॉमिक इंटीग्रेशन करने की जरूरत है, उसके लिए ट्रेड इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा तब ये इंटीग्रेशन हो पाएगा। उसके बाद रीजनल ट्रांसपोर्ट, यानी कि भारत से लोग पाकिस्तान में आराम से जा पाए, भारत से लोग बांग्लादेश में आराम से जा पाए, उसके बाद नेपाल से हमारा खुला बॉर्डर है, ये अच्छी बात है। उससे देखिए दोनों लोग को फायदा हुआ, नेपाल वाले लोग यहाँ पर आकर रोजगार करते हैं, हमारे जो लोग हैं वहां भी आराम से जाकर रोजगार करते हैं, दोनों लोग करते हैं। कम्युनिकेशन लिंक्स की बात करें, कम्युनिकेशन लिंक्स मतलब एक दूसरे से संचार व्यवस्था, चाहे वो आप बोल सकते हैं इंटरनेट के मामले में हो, नहीं तो फिर रोड ट्रांसपोर्ट के मामले में हो, दोनों। साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन सार्क जिसे बोलते हैं, एंड इंडिया नेबर फर्स्ट पॉलिसी आर द टू वेगल्स इन दिस प्रोसेस। तो इसके लिए हमने क्या किया, सबसे पहले 1985 में हमने क्या बनाया था, सार्क बनाया था। ये देखिए हमारा सोच कितना अच्छा है कि हमने आज से लगभग 15, 30, 38 साल पहले हम लोगों ने इसके बारे में सोचा था, सार्क के बारे में। ये सब कुछ भूल भाल के हमारे बीच में जो भी हुआ, वार वगैरह सब कुछ भूल भाल के हम लोग एक सार्क के रूप में आगे बढ़ते हैं, ताकि ये पूरा जो हमारा जो सब कॉन्टिनेंट है इंडिया का, वो पूरा रीजन डेवलपमेंट हो और हम लोग तरक्की करें। उसके लिए नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी भी लाई गई। नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी क्या है कि हम जो बाहर के देशों पर ध्यान देते हैं, अमेरिका के ऊपर जा रहे हैं या फिर चाइना से दोस्ती बढ़ा रहे हैं, या फिर आप बोल सकते हैं कि हम लोग जो ब्रिटेन से दोस्ती बढ़ा रहे हैं, फ्रांस से दोस्ती बढ़ा रहे हैं, वो तो दोस्ती ठीक है, लेकिन हम अपने नेबरहुड को सबसे पहले देखेंगे। इसी को ध्यान में रखते हुए हमारे जो ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर है वो भूटान की यात्रा पर सबसे पहले गए थे जब 2014 में इनकी सरकार बनी थी। तो ये क्या दिखा रहा है, ये दिखा रहा है कि हम आपको सबसे ज्यादा महत्व देते हैं, क्योंकि आप हमारे पड़ोसी हैं। सबको बदला जा सकता है लेकिन पड़ोसी को बदला नहीं जा सकता, ऐसा अटल जी ने कहा था, और कितना सही कहा है। तो जब आपके पड़ोसी अगर आपको डीजे बना के बजा के परेशान करेंगे, उनकी मंशा अगर कुछ और है, आपको परेशान करने की मंशा है, तो आप सोच सकते हैं कि कैसे वो परेशानी खड़ा करेंगे, आपको तरक्की नहीं होने देंगे। तो इंडिया अपनी तरक्की सुनिश्चित कर सके, इसके लिए चाहता था कि सारे पूरे रीजन की तरक्की हो, ये लोग विकास कार्यों में लगे, न कि धर्म के नाम पर लड़े, ठीक है, न आतंकवाद फैलाएं। हाउ इंडिया ग्रोइंग इकोनॉमी इज हैविंग ए पॉजिटिव इफेक्ट ऑन साउथ एशिया। तो इंडिया की जो ग्रोइंग इकोनॉमी है उससे कैसे साउथ एशिया पर पॉजिटिव इफेक्ट पड़ रहा है, आप सोच सकते हैं। अगर आप अपने रूम में अच्छे से पढ़ते हैं तो आपको नहीं लगता कि आपका जो पड़ोसी है या आपका रूममेट है उसके ऊपर क्या प्रभाव पड़ता होगा। तो सेम बात यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं कि इंडिया की जो ग्रोइंग इकोनॉमी है, आप जानते हैं कि हम लोग हर साल लगभग 7% के औसत से बढ़ रहे हैं, हर साल लगभग 7%, कभी 8% भी हो जाता है, कभी 6% भी हो जाता है। कोरोना के टाइम में निगेटिव में भी गया था। हम लोग इतने अच्छे तरीके से तरक्की कर रहे हैं, तो सब लोग की नज़र जो है वो इंडिया पर है। क्यों इंडिया पे है? क्योंकि इंडिया के पास सब कुछ है। अभी जो किसी भी देश को तरक्की के लिए चाहिए ना, वो सब कुछ है इंडिया के पास। जैसे इंडिया के पास वर्कफोर्स है, हमारी जो 65% जो पॉपुलेशन है वो 30 एज के नीचे है, ठीक है 30 साल से, यानी सब युवा लोग 65% है। हमारी टोटल पॉपुलेशन कितनी है? 1.4 बिलियन। 1.4 का 65% आप निकाल लीजिए, ये लगभग 70-80 करोड़ जो लोग हैं, मतलब हमारे यहाँ युवा हैं। यानी सस्ता आप बोल सकते हैं लेबर हमारे यहाँ मौजूद है, जिसके चलते अगर इन लेबरों को अगर स्किल कर दिया जाए, जैसे कि आप जानते हैं लेबर हमारे यहाँ काम करते हैं, मिट्टी के कुम्हार हैं, ठीक है, मिट्टी के कुम्हार है, अगर उनको मॉडर्न टेक्नोलॉजी दे दी जाए, उनको मशीन दे दिया जाए, तो आप लोगों को नहीं लगता कि वो जल्द से जल्द नई तरीके से, मतलब जितना देर में वो पहले
5 घड़े बनाते थे, उतने देर में 25 घड़े बना देंगे। इससे क्या होगा, 25 घड़े बनेंगे तो 5 तो पहले मान लिया कि भारत में जरूरत थी, मान लिया 10 भारत में जरूरत थी, तो 15 फिर क्या होंगे, 15 एक्सपोर्ट होंगे। 15 एक्सपोर्ट होंगे तो क्या होगा, डॉलर आएगा। तो पैसे कहीं हम तो कमा रहे हैं, पैसे से सब कुछ होता है, तो ये फायदा देगा। तो इकोनॉमिक ग्रोथ इसलिए जरूरी होती है, और इसी के ऊपर इंडिया के पास अभी पॉजिटिव है कि इसके जो युवा है वो 80%, 70-80 करोड़ जो है युवा है अभी, यानी कि काम करने वाले लोग हैं। बुढ़ापे वाले लोग कम है, यानी कि जो काम नहीं कर सकते, जो मतलब दूसरों का पैसा मान ली एक तरह से लेते हैं। वैसे तो गवर्नमेंट सपोर्ट करती है, लेकिन सोचिए आपकी 65 साल का कोई बुजुर्ग है, वो पैसा कमाता तो नहीं, वो क्या करता है, वो परिवार में जो कमाने वाला है उसी पर निर्भर है। तो चूंकि जब जो कमाने वाला ज्यादा है और जो बैठ के खाने वाले हैं, बैठ के यहाँ पर नहीं बोलना है, ऑफेंसिव नहीं बोलना है, वो मतलब अपना जीवन जी चुके हैं इसलिए बैठे हैं, उनके पास कैपेबिलिटी नहीं है। यहाँ पर जो कमाने वाले लोग हैं वो कम है, और जो आश्रित लोग हैं वो, सॉरी, जो कमाने वाले लोग हैं वो ज्यादा है और आश्रित लोग कम है। तो इससे क्या होगा, यहाँ पर जो यहाँ पर जो लेबर है वो सस्ता होगा। लेबर सस्ता होगा तो क्या होगा, सोचिए कि कोई फैक्ट्री है, वहां पर अगर एक आदमी 100 मजदूर लगे हैं, एक आदमी एक दिन में 500 रुपये मजदूरी ले रहा है, ये चाइना के मान ली चाइना का, और इंडिया का मजदूर है, यहाँ भी एक फैक्ट्री लगी है, 100 लोग हैं, वही चीज बना रहे हैं, एक ही प्रोडक्ट बना, मान लीजिए पेन बना रहे हैं, एक पेन बना रहे हैं, यहाँ के मजदूर 300 रुपये ले रहे हैं। अब सोचिए ये जब एक्सपोर्ट करेगा, ये जब एक्सपोर्ट करेगा तो किसका सामान ज्यादा बिकेगा, दोनों क्वालिटी एक है, क्योंकि यहाँ चीप लेबर है, तो यहाँ इंडिया का सामान ज्यादा मिलेगा, बिकेगा। तो इससे क्या होगा, लोग इसको ज्यादा खरीदेंगे, तो क्या होगा, यहाँ पर डॉलर बरसेंगे। ठीक है, इसलिए जो इंडिया का जो है अभी जो इकोनॉमी है वो बूम कर रहा है। ठीक है, इसके अलावा सरकार ने बहुत सारी पॉलिसीज भी बनाई है, जैसे कि हमारी जो 70-80 करोड़ जो युवा हैं उसके लिए नेशनल स्किल इंडिया प्रोग्राम चलाया है, इसके बाद मेक इन इंडिया प्रोग्राम चलाया है, इसके बाद और भी जैसे कि जनधन आधार जो ट्रिनिटी है उसको जो किया जा रहा है, ताकि जो सब लोग बैंकिंग से जुड़ सके। बैंकिंग से जुड़ने का क्या फायदा है कि सब लोग फिर ऑनलाइन आ जाएंगे, और उससे क्या होगा कि किसी को भी भुगतान करने में देरी नहीं होगी। जैसे कि अभी डीबीटी का क्या स्कीम है, जैम पर ही तो आधारित है, गवर्नमेंट 1 रुपया भेजती है तो 1 रुपया ही मिलता है। अभी 20 साल पहले की क्या स्थिति थी, 1 रुपया भेजता था तो प्राइम मिनिस्टर ने ये बोला था कि वो 19 पैसे पहुंचती है, 81 पैसे गायब हो गए, सोचिए। तो इसके लिए अब क्योंकि इंडिया की इकोनॉमी ग्रोथ कर रही है तो इससे रीजन को फायदा होगा। सोचिए अगर बगल वाला पड़ोसी आपको पढ़ रहा है तो इससे आपको फायदा नहीं होगा, वो पढ़ेगा तो आपको समझा भी सकेगा। तो उस कोऑपरेटिव अगर आप अपने आपस में रखते हैं तो उससे क्या होगा, आपकी जो पढ़ाई है वो अच्छी होगी और एक दूसरे से तालमेल भी अच्छा होगा, जिससे पढ़ाई और अच्छी होगी और अंत में आप दोनों क्वालिफाई कर जाइएगा। ठीक है, ट्रेड वॉल्यूम्स की बात करें तो इंटर रीजनल ट्रेड ग्री फ्रॉम 2% इन 1990 to 6% नाउ, बट कंपेयर टू एशियन कंट्रीज ओवर 27% इंटीग्रेशन इट इज स्टिल लो। अब देखिए इंटर रीजन ट्रेड बढ़ा है, 2% था 1990 में, 6% हुआ है आज 2023 में। अब सोच सकते हैं आप, ये है 33 सालों का सफर। 33 सालों में हमने अपना ट्रेड को सिर्फ 4% नहीं बोलना चाहिए, 3 गुना बढ़ाया है। 33 सालों में सिर्फ 3 गुना बढ़ाया है। जबकि आसियान की बात करें तो वहां पर 27% है, कहाँ 6% और कहाँ 27%। आप सोच सकते हैं, तो ये यहाँ पर एक कमी देखने को मिल रही है। बायलेटरल ट्रेड पोटेंशियल की बात करें सार्क के अंतर्गत तो इंडिया जो है वो 16 बिलियन का एक्सपोर्ट करता है, किसको, बांग्लादेश को, 6 बिलियन का एक्सपोर्ट करता है श्रीलंका को, और 8 बिलियन का एक्सपोर्ट करता है नेपाल को। ये 2022 के आंकड़े हैं, तो आप देख सकते हैं कि बहुत अभी भी कम है। सोचिए पड़ोसी है आपका और उससे आपका बातचीत ही नहीं हो रहा है, और आपके बगल वाले कमरे से हो रहा है लेकिन आपके पड़ोसी से नहीं हो रहा है। तो आप इस तरीके से, एक तरीके से इसका मतलब यही दर्शाता है कि आप दोनों के बीच में म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग नहीं है। तो वही बात यहाँ पर है कि हमारा ट्रेड जो है यूएस से इतना है, चाइना से 300 बिलियन का है या 100 बिलियन का है, ठीक है, अप्रोक्सीमेट दे रहा हूँ। यूएस हमारा लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर बन गया, और हमारे नेपाल के साथ ट्रेड बहुत कम है, बांग्लादेश की कम है। हालांकि ये इनसे कंपेरिजन नहीं किया जा सकता, लेकिन पोटेंशियल है इनमें। ये 16 बिलियन बढ़ के 50 बिलियन भी जा सकता है। ये जो 8 बिलियन है नेपाल से, इसको बढ़ के 20 बिलियन भी जा सकता है, ऐसी पोटेंशियलिटी है, इसलिए मैं बात कर रहा हूँ। क्रॉस बॉर्डर कनेक्टिविटी ही नहीं है नेपाल को छोड़कर, बाकी सारी जगह जाने के लिए आपको क्या है, वीजा वगैरह चाहिए, और वीजा वगैरह भी चाहिए। इसके अलावा आपको वहाँ पर क्या है, रोड कनेक्टिविटी की जगह पर वहाँ पर आपको फेंसिंग वगैरह देखने को मिलती है, जिससे लोग जो है वहाँ पर आपस में ट्रेड नहीं कर सकते। जैसे कि
बांग्लादेश की फेंसिंग भी थोड़ी सी ओपन है, लेकिन वहां पर भी बाउंड्री वहां पर यानी फेंसिंग की जा रही है, जाल वगैरह लिया जा रहा है, क्योंकि वहां पर जो टेररिज्म की घटनाएं हैं और दूसरी तरह की जो जैसे कि लेफ्टिस्ट लोग होते हैं वहां पर, वो वहां पर आके एक तरीके से जो वायलेंस करते हैं, वहां पर गोलीबारी करते हैं, लोग मरते हैं। तो इसके चलते यहाँ पर क्रॉस बॉर्डर कनेक्टिविटी हमारे यहाँ बहुत कम है। वहीं आसियान की बात करें, वहां पर लोग फ्रीली घूमते हैं। जैसे ईयू की बात करें, सबसे अच्छा एग्जाम्पल ईयू की बात करें, यूरोपियन यूनियन, वहां पर 28-29 देश हैं। ये लोग 28-29 देश में एक वीजा लीजिएगा, सब जगह घूम लीजिएगा। अगर शायद कुछ कंट्री को छोड़ दें, 2 कंट्री को, तो शायद एक जगह का वीजा लीजिएगा, सारा घूम लीजिएगा आप। अगर वैसा ही अगर यहाँ दे दिया जाए, आपको नहीं लगता अगर कोई इंग्लैंड से कोई घूमने आ रहा है बंदा, अपने पैकेट में $1 लाख लेके, $1 लाख लेके आ रहा है, और वो चाहता है कि मैं भारत घूम लूँ और पाकिस्तान में भी इंडस वैली सिविलाइजेशन देख लूँ, बांग्लादेश में मैं वहाँ का थोड़ा सा कल्चर देखना चाहता हूँ, नेपाल का थोड़ा सा काठमांडू वाला मंदिर देखना चाहता हूँ। तो अगर सोचिए, अगर यूरोपियन यूनियन की तरह अगर सार्क का भी अपना एक कॉमन वीजा होता, आपको नहीं लगता कि फिर वो एक ही वीजा लेता, सारे जगह घूमता, सारे जगह डॉलर छिड़क के जाता, इससे इंडिया का विकास होता। सीधी सी बात है। वही क्रॉस बॉर्डर कनेक्टिविटी और इकोनॉमिक कनेक्टिविटी की बात यहाँ पर हो रही है, ठीक है। यहाँ पर अगर ट्रेन बस सर्विसेज चला दी जाए तो कितना अच्छा होगा, लोग आराम से एक दूसरे देश में आ जा सकेंगे। इकोनॉमिक रिफॉर्म्स की बात करें, इकोनॉमिक क्राइसिस इन कंट्री लाइक श्रीलंका एंड पाकिस्तान आर पुशिंग फॉर सीरियस इकोनॉमिक चेंज। अब देखिए, आपको क्या लगता है कि जब श्रीलंका के साथ, और जब श्रीलंका में कोई परेशानी आएगी और पाकिस्तान में परेशानी आएगी, तो उसका जो खामियाजा है वो इंडिया नहीं भुगतेगा। आपके पड़ोसी बीमार होते हैं तो आपको उसका एहसास नहीं होता है, आप उसमें इन्वॉल्व नहीं होते हैं। अगर पाकिस्तान में अगर अगर वहां पर गरीबी आई, इससे वहां पर आतंकवाद बढ़ेगा, लोग इंडिया की तरफ भागना चाहेंगे, किसी तरीके से घुसपैठ करके इंडिया में आना चाहेंगे, क्योंकि इंडिया में अभी ग्रो कर रहा है, इंडिया में इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी है, इंडिया में कोई रिसेशन नहीं है। इससे क्या होगा, अब सोचिए, इंडिया तो अपना दरवाजा खुला नहीं रखा है पाकिस्तान के लिए। अगर आतंकवादी आते हैं तो इससे कहाँ अशांति फैलेगी, इंडिया में। तो इसको रोकने के लिए जरूरी है कि हमारे पड़ोसी भी सुख शांति से रहे। तो वही यहाँ पर बोला जा रहा है कि श्रीलंका और पाकिस्तान में जो अभी क्राइसिस चल रहा है ना, तो वो हमारे लिए भी चिंता का विषय है, ठीक है। ओपननेस टू ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट, ओपननेस टू ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट की बात करें तो इंडिया, नेपाल एंड श्रीलंका मोर ओपन टू ट्रेड, इन्वेस्टमेंट एंड कनेक्टिविटी इन इंडिया। अब देखिए, 2 देश हैं, नेपाल एंड श्रीलंका, यहाँ पर आप देखते होंगे ज्यादा विवाद नहीं होते इन दोनों से, बांग्लादेश से भी कम ही विवाद होते हैं। नेपाल और श्रीलंका मोर ये ज्यादा ओपन है, ये जब भी कोई ट्रेड एग्रीमेंट वगैरह होता है तो इन दोनों आगे आके उसमें सपोर्ट करते हैं। तो इसलिए यहाँ पर ये बात बोली जा रही है कि कौन हमारे सपोर्ट में है। ग्लोबल पावर राइवलरी इन्फ्लुएंस, जैसे कि यूएस चाइना राइवलरी एंड इंडिया चाइना कॉन्फ्लिक्ट हैव अल्टर्ड द सबकॉन्टिनेंट जियोपॉलिटिकल डायनामिक्स। कैसे? यूएस चाइना राइवलरी और इंडिया चाइना कॉन्फ्लिक्ट। आप जानते हैं पाकिस्तान जो था, पहले यूएस उसको अपना यूज किया उसने पाकिस्तान को, उसके बाद अब चाइना यूज कर रहा है पाकिस्तान को, ठीक है। इंडिया अपना, आप जानते हैं हमारी जो पॉलिसी वो क्या है, हम चाहते हैं कि यूएस से भी सामान लेंगे, रशिया से भी सामान लेंगे, और दोनों कुछ नहीं कर सकते, दोनों देते भी हैं और खुश भी रहते हैं, हम जो बोलते हैं वो मानते हैं, ठीक है। लेकिन पाकिस्तान के साथ ऐसा नहीं है। उसके बाद इंडिया चाइना की बात करें, इंडिया चाइना की बात में ये है कि जो चाइना है उसके मंसूबे क्या है आप जानते हैं। हमारा एक ऐसा पड़ोसी है जो हमसे जलता है, वो है चाइना। वो इंडिया ग्रो नहीं होना चाहता, वो इंडिया को क्या है, वो शायद किसी को देश को ग्रो होते नहीं देखना चाहता, इसलिए वो हड़पता रहता है। उधर उसके जो विवाद है फिलीपींस के साथ है, वियतनाम के साथ है, उसके बाद उसका जापान के साथ है, उसके बाद उसका जो विवाद है वो तिब्बत को हड़प लिया उसने, उसके बाद हमारे जो एलएसी है उसको हड़पाया उसने। उसका जो नियत है वो हमेशा से खराब रहा है। तो उसके चलते क्या है, क्योंकि चाइना ने काउंटर करने के लिए, आपने एक नाम सुना होगा, इसको बोलते हैं मोतियों की माला, स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स, स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स थ्योरी। ये क्या है, भारत का जो ये नक्शा है इस तरह के है, ठीक है, रफ मैप। तो यहाँ पर है पाकिस्तान हमारा, यहाँ श्रीलंका, यहाँ पर है बांग्लादेश, यहाँ बांग्लादेश, ठीक है। ये क्या कर रहा है, इनका एक पोर्ट ले लिया यहाँ पर, यहाँ हम्बनतोता पोर्ट ले लिया यहाँ पर, फिर यहाँ पर पाकिस्तान का ग्वादर पोर्ट ले लिया, यहाँ पर ये अपना बेस बना रहा है। इनको कर्ज भी देता है चाइना, कर्ज ऐसे देता है कि ये लोग कर्ज की जाल में फंस जाते हैं। श्रीलंका का हाल देख लीजिए, पाकिस्तान का हाल देख लीजिए,
बांग्लादेश ही बचा हुआ है क्योंकि उसकी इकोनॉमी अभी ठीक है, लेकिन जैसे ही इकोनॉमी बिगड़ेगी ये भी कर्ज के जाल में फंस जाएगा। उसका नेपाल को उसने इस्तेमाल किया है, नेपाल पर वो इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह डेवलपमेंट कर रहा है, और जिस दिन ये कर्ज के जाल में फंसा नेपाल, इसको भी यहाँ पर एयरबेस ले लेगा ये। इससे क्या होगा, भारत चारों तरफ से ये देखिए घिर रहा है। अब सोचिए युद्ध होता है, अगर चाइना का एक यहाँ पर, चूंकि यहाँ पर तिब्बत है, तो यहाँ पर चाइना डायरेक्ट आके यहाँ पर लड़ना नहीं चाहता, लड़ भी नहीं सकता, क्योंकि यहाँ पर हिमालय है, यहाँ पर हिमालय है, तो यहाँ पर चाइना आके डायरेक्टली हमला नहीं कर सकता, यहाँ पर उसकी फाइटर प्लेन यहाँ नहीं आ सकती क्रॉस करके। लेकिन अगर उसने नेपाल में अपने फाइटर प्लेन्स रखे होंगे, तब सोचिए क्या स्थिति होगी। जब उसने पाकिस्तान में अपने फाइटर प्लेन्स या यहाँ पर अपने नेवल शिप्स रखे होंगे, पनडुब्बियां रखी होंगी, यहाँ पर रखी होंगी, यहाँ पर रखे होंगे, चारों तरफ से इंडिया घिर जाएगा, और उससे फिर क्या होगा, इंडिया कोई भी युद्ध में जल्दी से जल्दी हार जाएगा। इससे क्या होगा, फिर हार गए तो हार गए, फिर उसके बाद जो भी शर्तें माननी पड़ेंगी वो माननी पड़ेंगी, ठीक है। उसके बाद देखिए ग्लोबल ये हो गया सपोर्ट फॉर रीजनलिज्म, वेस्टर्न नेशन आर सपोर्टिंग इंडिया सेंट्रिक रीजनलिज्म एंड इकोनॉमिक इंटीग्रेशन इन द रीजन। देखिए वेस्टर्न नेशन भी है, इसमें सपोर्ट कर रहे हैं कि इंडिया को सेंट्रिक होके यहाँ पर बात होनी चाहिए। तो इंडिया सेंट्रिक क्यों होनी चाहिए, क्योंकि इंडिया जो है यहाँ का 70% लैंड का इन साउथ एशिया यानी सार्क का जो 70% लैंड है वो, या 70 नहीं तो 60% मान लीजिए, 60 to 70% जो लैंड है वो इंडिया के पास है। तो ये पूरा क्षेत्र है, आपको एक तरीके से ये पूरा, ठीक है, ये पूरा क्षेत्र है। इसमें यहाँ बांग्लादेश है, यहाँ पाकिस्तान है, यहाँ पर ये इंडियन ओशन है, यहाँ पर श्रीलंका है, और यहाँ तक आ रहा है भारत, ठीक है। यहाँ पर अब बोल सकते हैं यहाँ पर नेपाल है, ये पूरा साउथ एशिया है। तो इसके अंतर्गत एक हमारा जो भारत है वो इस तरीके से है, ठीक है। तो वही यहाँ पर बोला जा रहा है कि जब यहाँ पर 70-60% जो लैंड है यहाँ पर है, उसके अलावा 70% पॉपुलेशन भी यहाँ पर है, तो और उसके साथ हम ग्रो भी तेजी से सबसे कर रहे हैं, तो क्यों ना इसको लेके ग्रोथ की जाए। यानी आप लोग भागीदार बनिए इंडिया का, जो इंडिया कदम से कदम मिलाइए, इंडिया कदम से कदम। अब क्या है, इंडिया पाकिस्तान के भरोसे चलेगा, जो खुद डूब रहा है उसके भरोसे चलेगा, जब बांग्लादेश जो इससे काफी अभी इसको विकास के मामले में, जैसे कि हमारी जो इकोनॉमी है वो $3 ट्रिलियन की है, $3.4 ट्रिलियन, इसकी इकोनॉमी अभी 1 ट्रिलियन भी नहीं है। तो जो सबसे पावरफुल होगा उसी के तो हाथ पकड़ के चला जाता है। आपके गांव में मुखिया कौन बनता है, ये बताइए, आप सीधा बात बताइए, मुखिया कौन बनता है, जो मजबूत होता है वो बनता है, या गाँव का लल्लू पल्लू बनता है, ये बताइए। सही बात है। अब आप इस चीज को आराम से समझ सकते हैं। नेक्स्ट है ट्रांसफॉर्मेशनल पोटेंशियल। ट्रांसफॉर्मेशन पोटेंशियल का मतलब है दिस फैक्टर्स कंबाइंड वुड पोटेंशियली ट्रांसफॉर्म साउथ एशिया इकोनॉमिक लैंडस्केप। यानी जितने भी अभी हमने टॉपिक बात किए हैं, ये देखिए जितने भी हमने टॉपिक बात किए हैं उन सबको कंबाइन करके अगर साउथ एशिया को अगर सुधारा जाए, या फिर यहाँ पर इकोनॉमिक इंटीग्रेशन किया जाए, पॉलिटिकल इंटीग्रेशन नहीं, सॉरी, इकोनॉमिक इंटीग्रेशन किया जाए, तो कितना फायदा होगा इन सारे रीजन के लोगों को। और साथ ही साथ ये जो रीजन है यहाँ पर आतंकवाद का भी अच्छा खासा प्रभाव है, और खासकर कुछ ही देशों में यहाँ पर प्रभाव है थोड़ा सा, यहाँ पर सबसे ज्यादा है, थोड़ा सा प्रमोट करते हैं ये, तो आतंकवाद का प्रभाव भी है यहाँ पर। तो इसको रोका जा सकता है जब लोग प्रॉस्पर होते हैं ना, जब लोग के हाथ में पैसा आता है। अब सोचिए एक जो नेता की रैली में जो लोग नेता के पीछे झंडे लेके खड़े होते हैं, क्या लगता है आपको, उनको पैसे दिए जाते हैं, ठीक है, उनको पैसे दे दिए, दारू दे दिया, वो झंडा लेके चल रहे हैं। अगर उनके पास खुद, अगर सोचिए वो 5,000 रुपये डेली कमा रहे हो, तो कौन 500 रुपये के लिए उस झंडे के पीछे जाएगा, आप बताइए। तो झंडा लेके धूप में चलेगा 500 रुपये के लिए, जो खुद 5,000 कमा रहे हो। तो इसीलिए इकोनॉमिक प्रोस्पेरिटी आएगी तो सारा रीजन जो है आतंकवाद छोड़ के, तो उसको अगर आतंकवादी बोलेगा भी ना, मैं तुम्हें 500 रुपये डेली दूंगा, तुम गन चलाओ, वो नहीं चलाएगा, क्योंकि उसके बाद खुद 5,000 रुपया डेली आ रहा है, ठीक है। ये कॉमन सी बात है। हम नेक्स्ट चलते हैं आगे, क्या बोला जा रहा है इस आर्टिकल में। साउथ एशियन रीजनल इंटीग्रेशन कैन ओवरकम पॉलिटिकल डिस्प्यूट्स। यहाँ पर ये बोला जा रहा है कि साउथ एशिया जो रीजनल इंटीग्रेशन है वो पॉलिटिकल डिस्प्यूट्स को ओवरकम कर सकता है। कैसे? पॉलिटिकल डिस्प्यूट्स का मतलब आप जानते ही होंगे। पॉलिटिकल डिस्प्यूट्स का मतलब हमारे बाउंड्री डिस्प्यूट्स, जैसे पाक और इंडिया के बीच में क्या है, एलओसी को लेकर विवाद है, इसके बाद आतंकवाद को भी लेकर विवाद है, ठीक है, ये दोनों चीज हमारे मेन है। उसके बाद जो बांग्लादेश के साथ है हमारी थोड़ी सी बाउंड्री डिस्प्यूट्स थी, उसको हमने हल कर लिया है, तो ये अच्छा हो गया, उसको हमने सुधार दिया।
नेपाल के साथ अभी हमारा विवाद, अभी यहाँ पर पॉलिटिकल थोड़ा सा है, काला पानी वगैरह को लेकर, लिपु लेख वगैरह को लेकर, ये थोड़ा सा विवाद है। श्रीलंका के साथ कोई इशू नहीं है, थोड़ा सा मछुआरों को लेकर होता रहता है, लेकिन उतना चलता है। ये सारा विवाद है, ठीक है। तो अगर आपको लगे जब यहाँ पर जब देश इंटीग्रेटेड होंगे आपस में, तब ये सारे देश अगर इकोनॉमिक रूप से समृद्ध होंगे, तो आपको नहीं लगता जैसे आज चाइना से हम क्यों नहीं युद्ध कर पा रहे हैं, बताइए आप? क्योंकि हम चाइना पर डिपेंडेंट हैं। वहां से हम बहुत सारी चीजें इंपोर्ट करते हैं और जरूरी चीजें इंपोर्ट करते हैं, जैसे कि इलेक्ट्रॉनिक सामान इंपोर्ट करते हैं। इसके अलावा दवाइयों के कंपोनेंट वगैरह वहां से मंगाते हैं, बहुत सारी चीजें मंगाते हैं, मशीनरी मंगाते हैं और साथ में भेजते भी हैं। जैसे हमारी दवाइयों का मार्केट है, वो दवाइयों का मार्केट है। उसके अलावा बहुत सारी चीजें जो है वो वहाँ पर एक्सपोर्ट करते हैं, खाने की चीजें हैं जैसे राइस वगैरह, वहाँ पर हम भेजते हैं। तो ये दोनों हम लोग डिपेंडेंट हैं। तो उसी के चलते हम लोग एक दूसरे से लड़ नहीं पा रहे हैं, क्योंकि हम लोग इकोनॉमिकली एक दूसरे से डिपेंडेंट हैं। तो अगर इकोनॉमिकली इंटीग्रेशन आया था तो हम दोनों एक दूसरे के अहित नहीं चाहेंगे। तो जरूरी है, क्योंकि आप भी देखेंगे जहां जहां इकोनॉमिक एक तरीके से रहा है इंटीग्रेशन देशों में, वो ज्यादा लड़ते नहीं है डायरेक्टली, तो कम से कम नहीं लड़ते एक दूसरे पर। जैसे कि चाइना, यूएसए, इन दोनों में भी बहुत ट्रेड होता है, बहुत ट्रेड होता है। $500 बिलियन का ट्रेड होता है हर साल। लेकिन ये दोनों आज तक कभी सामने नहीं लड़े हैं। क्यों? क्योंकि ये दोनों जानते हैं कि वो मेरे लिए जरूरी है, मैं उसके लिए जरूरी हूँ। वही बात यहाँ पर बोली जा रही है आर्टिकल में। इकोनॉमिक इंटरडिपेंडेंस जरूरी है, जिससे क्या होगा, फिर आगे जाके पॉलिटिकल इशू भविष्य में सुधारा जा सकता है। सब रीजनल इनिशिएटिव्स जैसे बीएमआईसी, इंडिया म्यांमार ट्राइलेटरल हाईवे, साफ्टा। साफ्टा का क्या मतलब है? साउथ एशियन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। उसके बाद इंडियन म्यांमार थाईलैंड ट्राइलेटरल, यहाँ पर थाईलैंड छूट गया इन लोग से, थाईलैंड, ठीक है। तो 3 यहाँ पर देशों के बीच में हम लोग इकोनॉमिक इंटीग्रेशन बढ़ा रहे हैं, जिससे कि हम जैसे हम लोगों ने क्या कॉन्सेप्ट दिया है, सार्क माइनस पाकिस्तान। सार्क माइनस पाकिस्तान, मैं आपको इसकी कहानी बताता हूँ। क्योंकि पाकिस्तान पूरे रीजन को इंटीग्रेट नहीं होने दे रहा है, यानी कि सार्क में पाकिस्तान भी है। तो जब भी मीटिंग होती है तो पाकिस्तान के चलते क्या होता है, ये मीटिंग सक्सेसफुल नहीं हो पाती है। तो हम लोगों ने क्या कॉन्सेप्ट अपनाया है कि हम पाकिस्तान को छोड़कर आगे बढ़ेंगे, यानी बाकी सारे देश जो हमारे साथ है ना, तो उनको लेकर हम आगे बढ़ेंगे। तो उसके लिए क्या कर रहे हैं कि हम जैसे कि आसियान से भी कनेक्टिविटी बढ़ा रहे हैं। उसमें क्या कर रहे हैं, इंडिया खुद है, म्यांमार है, थाईलैंड, यहाँ तक हम हाईवे बना रहे हैं। इससे क्या होगा, अब जो है इंडिया जो है वो आसियान देशों से रोड से कनेक्टेड हो गया, रोड से हो जाएगा, फिर उसके बाद रेल भी बना दिया जाए फ्यूचर में, तो रेल से कनेक्ट हो जाएगा। इससे क्या होगा, ये दोनों आपस में टूरिज्म करेंगे। आप भी जानते हैं कि कई सारे लोग हमारे यहाँ जो है वो थाईलैंड जाते हैं, बैंक, उसके बाद क्या बोलते हैं, थाईलैंड हो गया, उसके बाद जो साउथ ईस्ट की कंट्रीज हैं जैसे कि इंडोनेशिया हो गया, वहां पर जाते हैं घूमने वगैरह। तो जब ये रेलवे और रोड ट्रांसपोर्ट भी हो जाएगा, जो यहाँ नॉर्थ ईस्ट के लोग हैं वो भी जा पाएंगे, जो गरीब लोग हैं वो भी जा पाएंगे, क्योंकि एरोप्लेन की तुलना में ये सस्ते होते हैं। तो इससे क्या होगा, पीपल टू पीपल कॉन्टेक्ट बढ़ेगा। देखिए यहाँ पर इसकी बात भी हो रही है, पीपल टू पीपल कॉन्टेक्ट बढ़ेगा, क्योंकि लोग आपस में एक दूसरे से मिलेंगे तो एक दूसरे को जान पाएंगे, तो समझ पाएंगे। क्योंकि आम आदमी का मिलना और जो पेपर में छपता है, वो दोनों में बहुत अंतर होता है। जैसे कि आप एक आम पाकिस्तानी से मिल जाइए, किसी भी आम पाकिस्तानी से, किसी भी, तो आपको पता चलेगा वो भी हमारी तरह ही है, वो भी हमारी तरह ही सोचते हैं। लेकिन अगर वही आप पेपरों में उठा के देखेंगे तो ऐसा लगेगा जैसे आग लगी हुई, ऐसा होता है। तो आग लगी नहीं होती, वो जो हमारे जो टॉप लीडरशिप होते हैं ना, वो लोग लगवाते हैं। और कहीं कहीं जरूरी भी हो जाता है, क्योंकि टॉप लीडरशिप इतनी खराब होती है कि वो अपने देश का ही विकास नहीं होने देना चाहते, बस लड़ना चाहते हैं, अपनी जनता को लड़वाना चाहते हैं, ठीक है। तो समझदार नेता चुनना भाई, किसी भी चुनो, समझदार चुनो, जो कि आपको विकास के मुद्दे पर वो बोले, ना कि सिर्फ कम्युनलिज्म के ऊपर, ठीक है। सिर्फ क्या, कम्युनलिज्म के ऊपर तो बोलना ही नहीं चाहिए, हमें विकास चाहिए, बाकी चीजें जाएं, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, शेयर्ड चैलेंजेस। एड्रेसिंग कॉमन चैलेंजेस लाइक क्लाइमेट चेंज, टेररिज्म एंड नेचुरल डिजास्टर्स रिक्वायर्स कोऑपरेशन। अब देखिए, क्लाइमेट चेंज से सब लोग डील कर रहा है, टेररिज्म से सबको डील कर रहा है, नेशनल डिजास्टर हर देश में आते हैं। तो इन सारे मुद्दों पर अगर हम कोऑपरेशन करें तो फिर बात और भी अच्छा हो जाएगी। क्योंकि जब हम किसी की हेल्प करते हैं ना किसी चीज में, तो फिर ये होता है कि हमारे बीच में एक रिलेशनशिप बन जाता है। आप दोस्त की हेल्प करके देखिए, अपने पता चल जाएगा। आप किसी दोस्त की किसी चीज में हेल्प कर दीजिए, फिर वो आपकी भी हेल्प करेगा, फिर हम एक दूसरे की हेल्प करने लगेंगे। इससे क्या होता है, दोनों साथ में ग्रो करते हैं। डिप्लोमेटिक एंगेजमेंट की बात करें तो डिप्लोमेटिक एंगेजमेंट, ट्रस्ट बिल्डिंग इनिशिएटिव्स और रेगुलर डायलॉग्स कैन हेल्प ईज टेंशन। लेकिन अभी चूंकि भारत और पाकिस्तान के बीच में इतनी टेंशन खराब है
कि इन दोनों के बीच में बात नहीं हो पा रही है। तो कहीं ना कहीं ये सही भी है, क्योंकि जो हमारा पड़ोसी है कुछ ज़्यादा ही जिद्दी है, और ये जिद्दी इसलिए है कि जब तक हम बर्बाद नहीं हो जाएंगे तब तक इंडिया को छोड़ेंगे नहीं। तो बर्बाद हो रहे हैं वो, उनकी मनोकामना जल्द पूरी होगी। इकोनॉमिक इंसेंटिव्स की बात करें, जापान एफर्ट्स इन प्रोमोटिंग इंडिया बांग्लादेश कनेक्टिविटी। अभी देखिए जापान कैसे देश को हेल्प कर रहा है, वो इंडिया बांग्लादेश में कनेक्टिविटी को बढ़ा रहा है। जैसे इंडिया के पास खुद अपने देश में पैसे लग रहे हैं उसके, तो बाहर के देशों में बहुत कम वो खर्चा दे पाएगा। चाइना की तरफ उसके पैकेट भरे हुए नहीं है। आपके पास जब पैसे एक्स्ट्रा होंगे तभी तो दूसरे दोस्त की हेल्प कर पाएंगे। तो इसमें इंडिया ने कहा है कि भाई मेरा दोस्त है जापान, तो जापान को बुलाया और बोला कि आप बांग्लादेश में हेल्प कर दो और हमारे बीच में रोड बनवा दो। तो इसमें जापान को क्या फायदा है कि जापान वहाँ पर इन्वेस्टमेंट कर रहा है, उसके पास पैसे हैं, जापान के पास, जापान अपना पैसा लगा रहा है और जब पैसे से इंटरेस्ट कमाएगा तो उसका फायदा। इंडिया बांग्लादेश को क्या फायदा कि दोनों के बीच में ट्रेड बढ़ेगा, दोनों के बीच में पीपल टू पीपल कॉन्टेक्ट बढ़ेगा, ये फायदा है। ठीक है, इंडिया कैन लीड साउथ एशिया डेवलपमेंट। अब देखिए आगे करना क्या है, ये अब इस पर बात करनी है कि इंडिया क्या कर सकता है आगे जिससे कि साउथ एशिया का डेवलपमेंट हो। बूस्टिंग रीजनल ट्रेड, कनेक्टिविटी एंड इन्वेस्टमेंट। हम ट्रेड बढ़ाएं, कनेक्टिविटी बढ़ाएं और इन्वेस्टमेंट बढ़ाएं। देखिए कनेक्टिविटी तो मैंने आपको बताया, जैसे कि इंडिया म्यांमार और थाईलैंड का हाईवे बना, उसी तरीके से हाईवे इंडिया नेपाल के बीच में बने हुए हैं, ऑलरेडी बने हुए हैं इंडिया नेपाल के बीच में। इंडिया श्रीलंका के बीच में हाईवे तो नहीं बन सकते लेकिन वाटरवे में अच्छा हम लोग के कम्युनिकेशन है, हम लोग श्रीलंका घूमने भी जाते हैं। ठीक है, इंडिया श्रीलंका ठीक है। इंडिया बांग्लादेश में भी हम लोग का जो है वो अच्छा चल रहा है, उसमें भी कोई इशू नहीं है। बात जहाँ खत्म होती है वो है पाकिस्तान। ठीक है, तो ठीक है, पाकिस्तान को छोड़ के आगे बढ़ेंगे, इन देशों के साथ कम्युनिकेटिविटी बढ़ाएंगे। उसके बाद रीजनल ट्रेड की बात करें तो इसको भी बढ़ाना चाहिए। अभी बहुत सारे एग्रीमेंट साइन भी हो रहे हैं जिससे कि दोनों के बीच में ट्रेड बढ़े। देखिए ट्रेड बढ़ाने का मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि जब दोनों के बीच में लेन देन होती है ना, जैसे कि आप किसी दोस्त से लगातार नोट्स एक्सचेंज करते हैं या फिर आप बोल सकते हैं किताबें एक्सचेंज करते हैं, तो दोनों को फायदा होता है। तो वही चीज आप यहाँ अप्लाई कर सकते हैं। प्रोवाइडिंग एन इकोलॉजिकल ब्लूप्रिंट फॉर डाइवर्सिटी प्रोटेक्शन एंड क्लाइमेट रिस्पॉन्स। जैसे कि जो कॉमन इशू है जैसे कि टेररिज्म का हो गया, क्लाइमेट चेंज का हो गया, बायोडाइवर्सिटी प्रोटेक्शन का हो गया, नेचुरल डिजास्टर्स का हो गया, तो उसमें क्या कर सकते हैं हम लोग मिलकर पॉलिसी बना सकते हैं। जैसे कि कैसे मिलकर पॉलिसी बनाएंगे, नेपाल के पास भी हिमालय है, हमारे पास भी हिमालय है, श्रीलंका के पास भी समुद्र है, मेरे पास भी समुद्र है, बांग्लादेश के पास समुद्र और ये जो गंगा है दोनों है, मेरे पास भी समुद्र और गंगा दोनों है। तो मिलकर अगर पॉलिसी बनाएंगे तो जो गंगा पे बाढ़ आएगी तो हम बांग्लादेश को अलर्ट कर देंगे। अगर नेपाल में भूकंप आएगा या वहां पर कोई जरूरत आ गई तो हम लोग वहां पर हेल्प करने के लिए पहुंच जाएंगे, हेल्प की भी है हमने। उसके बाद श्रीलंका में सुनामी आएगा तो हम उसकी हेल्प करेंगे। तो उससे रिलेटेड पॉलिसीज हम बना सकते हैं ताकि दोनों मिल के काम कर सके। जैसे कि वहाँ के साइंटिस्ट, जैसे कि वहाँ के सुनामी के साइंटिस्ट है, हमारे यहाँ के सुनामी के साइंटिस्ट है, दोनों अगर मिलकर पॉलिसी बनाएंगे, पॉलिसी का मतलब वहाँ पर एक्सपीरियंस शेयर करेंगे, तो नहीं लगता आपको कोई फायदा होगा। वहाँ का नॉलेज वो देगा, यहाँ का नॉलेज हम देंगे, दोनों एक दूसरे से सीखेंगे, कितना अच्छा होगा। फोकसिंग ऑन रीजनल फूड सिक्योरिटी एंड सप्लाई चेन्स। रीजनल फूड सिक्योरिटी की बात ये तो बहुत जरूरी है, मैंने बताया ना आपको। हेल्थ, एजुकेशन, हेल्थ का मतलब हेल्थ में खाना भी आता है, खाना बिना हेल्थ कैसा। तो रीजनल फूड सिक्योरिटी की बात जहाँ भी है वो बिल्कुल बेसिक चीज़ है। रीजनल फूड सिक्योरिटी की जरूरत इसलिए है क्योंकि ये जो साउथ एशिया का रीजन है यहाँ पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है और जो जमीन है वो, जो खेती वाली जमीन है वो कम होती जा रही है, तो पैदावार घट रही है और जो वो आदमी है खाने वाले वो बढ़ रहे हैं, पॉपुलेशन बढ़ रही है। तो इससे क्या होगा कि लोगों को आगे जाके महंगाई देखने को मिलेगी, लोगों को खाना कम मिलेगा। इसको डील करने के लिए कैसे हम लोग आपस में मिलकर एक तरीके से बैठ के बात करें कि कैसे हम इसको डील कर सकते हैं, कैसे यहाँ पर नई नई टेक्नोलॉजी लाके फूड सिक्योरिटी को इंश्योर कर सकते हैं, कैसे क्लाइमेट चेंज से बच सकते हैं ताकि हमारी जो फूड सिक्योरिटी है उसकी प्रोडक्शन ना घटे। तो इससे क्या होगा कि हम दोनों में रिश्ते बढ़ेंगे और फिर सब लोग सुखी होंगे और सब लोग विकास की ओर बढ़ेंगे। ठीक है, सप्लाई चेंज की बात करें, सप्लाई चेंज क्यों जरूरी है। अगर इंडिया में मान लिया कि सरप्लस वीट है, ठीक है, और नेपाल में मान लिया कि कम हुई पैदावार, तो यहाँ से भेज दिया जाएगा, तो इससे वहाँ के लोग शांति से रहेंगे, उनको खाना मिल गया, उनको मार नहीं झेलनी पड़ी। तो इससे क्या होगा, नेपाल के लोग इंडिया के बारे में अच्छा सोचेंगे, अच्छा सोचेंगे तो वो वैसा नेता चुनेंगे जो इंडिया के बारे में अच्छा सोचता हो। ठीक, प्रोमोटिंग सब रीजनल इनिशिएटिव्स फॉर कोऑपरेशन। प्रोमोटिंग सब रीजनल इनिशिएटिव जैसे कि बीमस्टेक, बीमस्टेक का नाम सुना होगा आपने, इसमें पाकिस्तान नहीं है। BBIN, बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, नेपाल, इन दोनों के बीच में रोड नेटवर्क का एग्रीमेंट। ये सारे जो हमने जो
उसके बाद सार्क माइनस पाकिस्तान, ये भी एक इनिशिएटिव मान सकते हैं, सार्क माइनस पाकिस्तान। तो हम लोग सब रीजनल इनिशिएटिव को कोऑपरेशन के लिए बढ़ा सकते हैं जब पाकिस्तान इसमें साथ ना दे रहा हो या कोई देश साथ ना दे रहा हो। रिप्रेजेंटिंग साउथ एशियन इंटरेस्ट इन इंटरनेशनल फोरम्स, यहाँ पर बोला जा रहा है कि साउथ एशियन के जो इंटरेस्ट है वो इंटरनेशनल फोरम में बढ़ाया जाए। तो बढ़ाएगा कैसे? आप सोचिए, दो दोस्त हैं और कहीं पर यूपीएससी का जो बैच है वो चलता है, लोग मतलब आपके दोस्त लोग हैं, आप जानते हैं ग्रुप को जो यूपीएससी की पढ़ाई करता है, 10 लोग हैं या 20 लोग हैं और वो लोग जम के पढ़ते हैं। आप लोग दोनों नए नए गए हैं और उसमें एडमिशन चाहते हैं। एडमिशन का मतलब फ्री में वो चल रहा है ग्रुप, 20 लोगों का, 20 लड़के जी जान से लगे हुए हैं तैयारी में, और आप चाहते हैं कि मैं भी उस ग्रुप का हिस्सा बन जाऊं। वो लोग आपस में टेस्ट लेते हैं, सब कुछ करते हैं, आप जानते हैं इस चीज़ को। आप चाहते हैं मैं भी उस ग्रुप में हिस्सा लूँ, कैसे लेंगे? पता चला आप दोनों दारूबाज हैं, आप दोनों सिलेबस को छोड़ के और तैयारी को छोड़ के गलत गलत बातें बोलते रहते हैं बीच में, यानी कि डिस्टर्ब करते हैं लोगों को, बीच में गाना बजाते रहते हैं। आपको क्यों वो करेंगे? तो सही बात है। और आपने सुना है कि पढ़ाई का फोकस भी नहीं है, तो उसी चीज़ को आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। जब इंटरनेशनल फोरम में आप चाहते हैं, जैसे आसियान को लोग आज क्यों देखते हैं, पूरे पूरी दुनिया में आसियान को बहुत सम्मान से देखते हैं और बड़े बड़े देश जो हैं वो इनसे एंगेज करते हैं। जैसे कि आसियान को लेके एक एग्रीमेंट भी हुआ था जिसका नाम था क्या, नाम उसका बोल रहा हूँ मैं, जिसमें इंडिया ने पार्टिसिपेट नहीं किया, आर से उसका नाम है, रीजनल कुछ नाम है उसका। उसमें आसियान को एक मेंबर बनाया जाता है। उसके बाद एक है ईस्ट 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 एशिया ईस्ट एशिया समिट, हाँ ईस्ट एशिया समिट, उसमें इसके सारे देश होते हैं। तो आप देख सकते हैं कैसे जब एक देश आपस में जुड़ा हुआ है और जो ग्रो कर रहा है उससे पूरी दुनिया जुड़ना चाहती है। और जब आप भिखमंगे होंगे तो कौन आपसे जुड़ना चाहेगा? तो हमें अगर चाहते हैं कि दुनिया हमारे जो रीजन है यानी कि पूरा इंडियन सब कॉन्टिनेंट है उसमें जितने देश हैं उसको इज्जत मिले, तो हमें आपस में पहले तो लड़ना बंद करना होगा, दूसरा तरक्की करनी होगी। चलिए वही कंक्लूजन में बात करें। टुगेदर द थ्री टेंस द रीजन न्यू इकोनॉमिक ओपननेस, इंडियाज विगोरस नेबरहुड पॉलिसीज एंड वेस्टर्न सपोर्ट फॉर इंडिया सेंट्रल रीजन इन साउथ एशिया को ट्रांसफॉर्म द इंडियन सबकॉन्टिनेंट जियोपॉलिटिकल इकोनॉमिक लैंडस्केप। India's rising economic tide could help fit all boats in South Asia। देखिए यहाँ पर तीन बताया गया है तरीका। पहला, रीजन्स न्यू इकोनॉमिक ओपननेस, यानी कि सब चीज आर्थिक पर निर्भर करता है, हर चीज अर्थ के लिए है, क्योंकि पैसे से लोग कुछ भी करवा सकते हैं। आप किसी को पैसा दे दीजिए वो कुछ भी कर देगा, बस पैसे इनफ होने चाहिए, ठीक है। तो पैसे के लिए ही सब कुछ हो रहा है। तो यहाँ पर बोला गया है कि पहले इस रीजन की इकोनॉमिक, यानी ये रीजन है पूरा साउथ एशिया, ये साउथ एशिया, इसे पैसा है, इसके लिए क्या है, सब लोग पहले पॉलिसी मिलकर बनावे यहाँ पर कैसे एक दूसरे से हाईवे और रोड ट्रांसपोर्ट, क्योंकि जब सामान बनेगा तो एक देश से दूसरे देश में कैसे जाएगा, एक देश से दूसरे देश में जाएगा, तभी तो यहाँ पर फायदा होगा तो लोगों को, तब नहीं ज्यादा प्रमोट होगा ट्रेड वगैरह, यही बोला जा रहा है। पहला ये हो गया कि आर्थिकी को बढ़ावा देने के लिए एक सब लोग अपना जो इकोनॉमिक इंटीग्रेशन करें। दूसरा, इंडिया सेंट्रल रीजनलिज्म, यानी कि इंडिया को बीच में रख के, यानी इंडिया को केंद्र में रख के पॉलिसी बनाई जाए और रीजनलिज्म को प्रमोट किया जाए। सही बात है, यहाँ पर 70% आबादी, 70% जमीन और साथ में साथ डेवलपमेंट हो रहा हो, तो अगर उसको, यानी कि गांव का मुखिया जो कि अच्छा है, नेक आदमी है, धनी भी है, उसके बाद सबसे ज्यादा जो अच्छे जो उसके घर के लोग हैं, कोई डॉक्टर है, कोई वकील है उसके घर में, तो आपको नहीं लगता वो बहुत अच्छा एडमिनिस्ट्रेशन कर पाएगा पूरे गांव का? वही बात है, इंडिया को यहाँ पर मुखिया बनना चाहिए, तो बोल रहा है। तीसरा बात बोल रहा है कि इंडिया को ट्रांसफॉर्म इंडियन पॉलिटिकल लैंडस्केप। और वेस्टर्न सपोर्ट का मतलब हो गया कैपिटल बाहर से आना, क्योंकि इंडिया के पास अभी उतने पैसे नहीं है कि वो सबको दे सके, क्योंकि खुद अभी अपने में लगा रहा है ये, तो बाहर से इन लोग के पैकेट भरे हुए हैं, यूके है, सिंगापुर है, उसके बाद सिंगापुर के बाद इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि भारत में एफडीआई सबसे ज्यादा वहीं से आती है, उसके बाद यूएस है, उसके बाद चाइना है। बाहर से लोग इस देश में आके अपना पैसा लगाएंगे, क्योंकि वो लोग अपना पैसा कमा चुके हैं, कमा रहे हैं, फिर भी कमा चुके हैं, लेकिन फिर भी उनके पास पैसा बच जा रहा है, तो वो पैसा कहाँ के लगाएंगे, यहाँ पर लगाएंगे, ठीक है। यहाँ पर 2 आर्टिकल भी दिए हुए हैं। साउथ एशिया ह्यूमन कैपिटल इज द रीजन्स इट नीड्स, दूसरा इंडिया एंड साउथ एशिया रीजनल कॉर्पोरेशन, ये 2 आर्टिकल आप पढ़ सकते हैं जिससे आपको ज्यादा क्लैरिटी मिलेगी। मीन्स लिंक्स की बात करें तो यहाँ पर एक क्वेश्चन इन्होंने खुद से बनाया है, ट्रेड इंटीग्रेशन अमंग साउथ एशियन कंट्रीज विल ट्रांसलेट इनटू बेटर इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज एंड शेयर प्रॉस्पेरिटी फॉर पीपल लिविंग इन दिस कंट्री
इल्यूसिडेट, मैंने आपको बार बार कहा है कि इन शब्द पे ध्यान रखा है, इल्यूसिडेट, एग्जामिन, इवेलुएट वगैरह वगैरह, कमेंट, इन सबका मीनिंग आप जरूर देख लें और उसी के अनुसार आप आंसर को, क्वेश्चन को आंसर करें, ठीक है। एक प्रीलिम्स का क्वेश्चन यूपीएससी 2020 में पूछा था, उसको देख लेते हैं। द वैल्यू ऑफ इंडो श्रीलंका ट्रेड हैज कंसिस्टेंटली इंक्रीज्ड इन द लास्ट डिकेड। यहाँ पर ये बोला जा रहा है कि इंडिया श्रीलंका के बीच में जो ट्रेड है वो लगातार कुछ वर्षों में बढ़ा है। टेक्सटाइल एंड टेक्सटाइल आर्टिकल्स कंस्टिट्यूट एन इंपॉर्टेंट आइटम ट्रेड बिटवीन इंडिया एंड बांग्लादेश। इंडिया और बांग्लादेश के बीच में जो ट्रेड होता है उसमें सबसे ज्यादा किसका है, महत्वपूर्ण है वो टेक्सटाइल और टेक्सटाइल आर्टिकल्स एक बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण आर्टिकल है उसमें। इन द लास्ट 5 years नेपाल हैज बीन द लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर ऑफ इंडिया इन साउथ एशिया। ये बोला जा रहा है कि लास्ट 5 सालों में नेपाल जो है इंडिया का सबसे बड़ा साउथ एशिया में रीजनल पार्टनर बना है, ट्रेडिंग पार्टनर, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को डिस्कस करके हमें क्या पता चलता है कि जो कोई बायलैटरल समिट हो या कोई आर्टिकल पढ़ने को मिले कोई दो देशों के बीच में या कोई ग्रुपिंग के रिगार्डिंग कोई भी इंफॉर्मेशन आए, आपको उसको नोट करना है। जैसे कि इंडिया श्रीलंका की बात हो तो आप देख लीजिए कि उन दोनों के बीच में कितना डॉलर का व्यापार हो रहा है, उसमें कौन कौन सी चीजें एक्सपोर्ट हो रही हैं, एक्सपोर्ट क्या क्या हो रही है, इंपोर्ट क्या क्या हो रही है, ट्रेड डिफिसिट कितना है, ये वगैरह जो आर्टिकल है वो आप देख सकते हैं। उसके बाद एग्रीमेंट कौन कौन से हुए, ये सारी चीजें आपको ध्यान में रखनी है। उन एग्रीमेंट्स के नाम क्या है ये भी प्रीलिम्स में पूछा जाता है, ये सारी चीजें आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है। एक और क्वेश्चन है, 2 क्वेश्चन दिए गए हैं 2009 में पूछा यूपीएससी ने। विच वन ऑफ द फॉलोइंग साउथ एशियन कंट्रीज हैज द हाईएस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी। ये देखिए पहले का क्वेश्चन है लेकिन है क्वेश्चन जानने लायक। कौन से जो फॉलोइंग जो 4 देश हैं उनमें सबसे ज्यादा पॉपुलेशन डेंसिटी किस देश में है, इंडिया, नेपाल, बांग्लादेश, पाकिस्तान और श्रीलंका। यहाँ बांग्लादेश होता ना, उसका आंसर बांग्लादेश होता है, लेकिन इंडिया यहाँ पर होगा। इंडिया में सबसे ज्यादा पॉपुलेशन डेंसिटी है। तो चलिए हम लोगों ने ये आर्टिकल को डिस्कस कर लिया और जो हम लोगों ने कितने क्वेश्चंस को डिस्कस किया, 2, हम लोगों ने 2 टोटल आर्टिकल को डिस्कस किया, लेकिन चूंकि लेक्चर लंबा हो गया है तो हम इसको यहाँ पर रुकना होगा क्योंकि समय भी हो गया है। तो हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट आर्टिकल में और तब तक के लिए आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। और अगर आपको लेक्चर पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें, आपको आगे भी ऐसे ही लेक्चर मिलते रहेंगे। और तब तक के लिए गुड बाय एंड जय हिंद दोस्तों।